अब हम इस फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में नॉन रेजिडेंट्स के लिए कंसेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ मेकर्स ने कुछ और जो एफर्ट्स प्लेस किए हैं उनकी आगे बात करते हैं। मैं एक ओवरव्यू पहले थिंग्स का आपको देना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 192 के बैक पर आपको ये जो डायग्राम दिया गया है मैं इसमें पहले लेकर आया हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए कंसेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर 12 एंड चैप्टर 12A में गिवन है। हमने अभी तक सेक्शन 115 की सीरीज में जो भी डिस्कशन किया 115A, AB, AC, AD वगैरह, और भी हम थोड़ी देर बाद जो 115BB वगैरह डिस्कस करेंगे वो सब चैप्टर 12 का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन मैं सीक्वेंस को भी थोड़ा ब्रेक करूंगा और हम चैप्टर 12A पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट्स की इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड ये जो इंटरेस्ट कैप गेन वगैरह की इनकम को लेकर जो भी 115 की सीरीज में हमें प्रोविजंस दिए गए हैं उनको एक साथ डिस्कस कर लेना चाहते हैं। इसीलिए हमने अभी चैप्टर को थोड़ा, या हम यूं कह सकते हैं चैप्टर 12 पर डिस्कशन थोड़े से टाइम के लिए डिसकंटिन्यू किया। मैं आपके साथ में फाइनेंस एक्ट 1983 से लॉ मेकर्स के द्वारा ये जो चैप्टर 12A लॉ में लाया गया है इसकी आपके साथ में आइए इनिशियली बात कर लेता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 1983 को लाते टाइम पर लॉ मेकर्स का क्या टारगेट था? ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अब हम किसी इंडिविजुअल को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बोलते हैं? आप इंटरमीडिएट लेवल से ये देखते आ रहे हैं ना क्या, कि या तो वो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बोर्न हुए हों तो वो इंडिविजुअल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्वालिफाई करता है। अब सुनिए, ऐसा कोई इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो आउटसाइड इंडिया किसी कंट्री में सेट हो चुका हो, मतलब जो इंडिया में अब नॉन रेजिडेंट बन चुका हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। लॉ मेकर्स इनकी सर्टेन इनकम्स के लिए ना सिर्फ टैक्सेशन को सिंपल बनाना चाहते हैं, वो तो वो 115AB, AC, AD वगैरह में बनाते ही आ रहे हैं, लेकिन अब लॉ मेकर्स नॉन रेजिडेंट की इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए, ना सिर्फ टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बल्कि इन्हें वो कुछ एडिशनल एडवांटेज भी देना चाहते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के साथ में ये चैप्टर 12A लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इस चैप्टर 12A में फ्रेंड्स मैं आपके साथ में इन टोटलिटी सेक्शन 115C से लेकर 115I तक के प्रोविजंस डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड्स प्राइमरली ये इश्यू अराइज होता है कि क्या ये जो चैप्टर 12 है ये सब पर एप्लीकेबल होगा? नहीं, इसकी एप्लीकेबिलिटी केवल नॉन रेजिडेंट इंडियन पर फिक्स की गई है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर्स ने इस चैप्टर से नॉन रेजिडेंट इंडियन को फोर्स नहीं किया है। यस, जब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे होंगे 115I, तो वहां आपको ये मैसेज लॉ मेकर्स का पास ऑन नजर आएगा कि वो इस चैप्टर को नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए ऑप्शनल सेंस में लेकर आए हैं। एक्चुअली जैसे किसी एक प्रीवियस ईयर के लिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन चाहते हैं कि हाँ उनको ये चैप्टर सूट कर रहा है, उन पर ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाए, तो ठीक है, हो जाएगा, हाँ वो चैप्टर 12A का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन सपोज किसी दूसरे ही प्रीवियस ईयर में उन्हें ये लगने लगा कि नहीं यहाँ तो दिक्कत है, हम पर ये चैप्टर ना लगाया जाए, तो ठीक है, नहीं लगेगा। आप इस चैप्टर से एप्लीकेबल ना होना भी गवर्न कर सकते हैं। यस, कोई इंडिविजुअल अपने ऊपर इस चैप्टर की जो एप्लीकेबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट करा सकता है कि मुझ पर ये चैप्टर अप्लाई ना किया जाए तो नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में उनका फिर मूड चेंज हो गया और उन्हें लगता है कि नहीं नहीं वो चैप्टर ठीक है, तो ठीक है, अगले प्रीवियस ईयर में आप उस चैप्टर 12A की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एंजॉय कीजिए। एंड सो ऑन। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए ये ओपन है क्या कि वो इस चैप्टर
में रहना चाहे तो रहे, और अगर वो बाहर भी होना चाहे तो हो सकता है। ठीक है, तो बस आपने अभी तक के डिस्कशन से एक कंक्लूजन इतना ड्रॉ करना है कि ये जो चैप्टर है ये नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए ऑप्शनल है। ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर में लॉ मेकर्स ने जिस भी तरह की चीजें लॉ में हमें अरेंज की हैं, मैं इजी फॉर्म में इनफैक्ट एक चार्ट की हेल्प से उन लॉ मेकर्स के द्वारा पास ऑन किए गए मैसेजेस को आपके सामने रखता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर की जो कवरेज है वो एक चार्ट के थ्रू पहले डिस्कस करते हैं, फिर लॉ से अपने डिस्कशन को कोरिलेट कर लेंगे। आइए जरा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर इसके लिए एलिजिबल एसएससी हमने अभी कहा नॉन रेजिडेंट इंडियन बनाए गए हैं, तो भला यहां कौन आएंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेकिन वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन चुके हों, बस यही लॉ मेकर्स ने नॉन रेजिडेंट इंडियन में कवर किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर में जो पहला ही सेक्शन 115C है, ये केवल सर्टेन एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करता है, मतलब सर्टेन डेफिनेशंस हमें देता है, और उसमें पहली ही जो डेफिनेशन आपको नजर आएगी वो माय डियर फ्रेंड्स ये नॉन रेजिडेंट इंडियन की ही है। एक्चुअली ये चैप्टर जो केवल नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए एप्लीकेबल बनाया गया, यहां नॉन रेजिडेंट इंडियन का मीनिंग हम किससे लेंगे? उस इंडिविजुअल से जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, लेकिन जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा, चलो नॉन रेजिडेंट इंडियन यहां एलिजिबल एसएससी हमने जान लिया, लेकिन इस चैप्टर के प्रोविजंस लगे इसके लिए जरूरी यह भी है कि वो इंडिया में कोई ऐसी फॉरेन करेंसी लाए हों जिसका आरबीआई ने इंडियन रुपीस में जो कन्वर्जन है वो परमिट कर रखा है। ठीक है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है ना, वो इंडिया में सपोज कोई फॉरेन करेंसी लाइक पाउंड, डॉलर, यूरो वगैरह लेकर आए जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उससे ये क्या करें, इस चैप्टर के लिए जो स्पेसिफाई की गई असेट्स हैं वो खरीदें। अब ये स्पेसिफाइड असेट्स मतलब इस चैप्टर के लिए कौन सी असेट्स हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं? तो सुनिए, किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स, चाहे वो इंडियन कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स लो चलेगा। और डिवेंचर्स तो जनरली हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी इशू नहीं करती है ना, पब्लिक कंपनी के लिए ही पॉसिबल होता है। तो यस, आप किसी भी इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लीजिए, कोई डिपॉजिट करा दीजिए लाइक एफडी वगैरह, या आप कोई भी सिक्योरिटी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी सिक्योरिटी में आप पैसा लगा दीजिए, लाइक ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह में पैसा लगा दीजिए, या कोई भी अदर असेट और सिक्योरिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, वो सब स्पेसिफाइड असेट में लॉ मेकर्स ने कवर की हुई हैं। आप देखिए जरा, मैं साथ ही साथ लॉ को भी आपके सामने रखता चलूंगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, स्पेसिफाइड असेट का एग्जॉस्टिव सेंस में जो मीनिंग है वो आपको यहां नजर आएगा। देख रहे हैं आप, शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, तो यहां इंडियन कंपनी कोई भी हो चलेगा, लेकिन डिवेंचर इशूड बाय एन इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से डिपॉजिट्स इन एन इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का स्कोप नहीं है। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखी है तो गवर्नमेंट को जनरली हम कंस्टिट्यूट करते हैं किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जनरली, है ना, अनटिल अनलेस समथिंग इवन स्पेसिफिकली अदरवाइज। तो वहां अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा है तो आप एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी उसे ट्रीट करते हुए इस चैप्टर में कवर कर सकेंगे। और इसके अलावा कोई भी अदर असेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, जो अभी तक तो हमें कोई देखने को मिली नहीं है। चलिए अब इस चार्ट में ही पहले जरा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद लॉ में आएंगे। सुनिए, हमारे जो एसएससी हैं, हाँ, वो इंडिया में कोई फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए, कोई फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए, उससे उन्होंने इस चैप्टर के लिए जो स्पेसिफाइड असेट्स थी इनमें से कोई असेट उन्होंने एक्वायर कर ली। ठीक है,
ओके, तो फिर उस असेट का नाम चेंज हो जाएगा। फिर ये जो स्पेसिफाइड असेट थी, अभी जब आपने फॉरेन एक्सचेंज से इसको सब्सक्राइब, एक्वायर या परचेज किया, तो फिर अब ये फॉरेन एक्सचेंज असेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका कलर चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया फॉरेन एक्सचेंज असेट। जब तक ये नॉन रेजिडेंट इंडियन उसे होल्ड करेंगे तब तक उन्हें रेगुलर इनकम हुआ करेगी। यस, उसके लिए यहां टर्म यूज की गई है क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम। आज नहीं तो कल हो सकता है कि वो उन फॉरेन एक्सचेंज सेट को ट्रांसफर करें और उस पर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो जाए। सर, होने को तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे इस चैप्टर में जगह नहीं मिली है। उसके लिए फिर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो वर्क करेगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर केवल एलटीसीजी का केस कवर्ड है। तो अभी तक के डिस्कशन से दो इश्यूज क्लियर होने चाहिए आपको। पहला ये कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 12 नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए एप्लीकेबल बना है। दूसरा, नॉन रेजिडेंट इंडियन को फॉरेन एक्सचेंज असेट से जो भी रेगुलर इनकम, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम, या उसके ट्रांसफर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हुई हो, वो इस चैप्टर में कंसेशनल टैक्सेशन के लिए बस सिलेक्ट की गई है। एट व्हाट रेट? सुनिए, जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसके लिए फ्लैट 20%, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए 10%। अच्छा, लॉ मेकर्स तो अपनी इन रेट को कंसेशनल मानते हैं। हाँ भाई, ये जो इंडिविजुअल हैं, हो सकता है कि इन्हें इन्वेस्टमेंट इनकम इन करोर्स हुई है। वैसे तो 30% के टैक्स स्लैब में चले जाते हैं, लेकिन हम तो केवल 20% ही टैक्स ले रहे हैं, तो लेंगे ग्रॉस बेसिस पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जस्ट एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अभी आपको डेवलप करनी है। लॉ मेकर्स ने क्या किया है, उन्होंने जो ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनके लिए क्लियरली ये कह दिया कि हम एक्ट के किसी भी प्रोविजन में किसी भी एक्सपेंडिचर अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं देने वाले, कुछ भी सब्सट्रैक्ट आप नहीं कर सकेंगे। यस फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पर हम ग्रॉस बेसिस पर जो टैक्स है वो आपसे लेंगे। ठीक है, राइट फ्रेंड्स, जैसे आप लॉटरी इनकम के लिए इंटरमीडिएट लेवल से ये देखकर आए हैं ना, याद है अदर सोर्सेज में सेक्शन 58 जो आप नॉन अलावेंस के लिए देखते हो, आपने इंटरमीडिएट लेवल से कैजुअल इनकम पर, ये इंटरमीडिएट लेवल से आप कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी इनकम के लिए ये देख कर आए ना कि हम लॉटरी इनकम से कोई लॉटरी टिकट का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते, मतलब रेस्पेक्टिव हेड में कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं ले सकते, हम कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं कर सकते, हम कोई 80C से 80U की डिडक्शन नहीं ले सकते, है ना। लॉटरी इनकम हमारी ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल होती है, याद है। एक्चुअली जैसी लैंग्वेज कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी इनकम के लिए सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 में बेयर एक्ट में गिवन है, वैसी ही लैंग्वेज एग्जैक्टली इस चैप्टर 12 में लॉ मेकर्स ने माय डियर फ्रेंड्स 115D में हमें प्रोवाइड कर रखी है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस shall be allowed in computing investment income under any provision of the income tax act। एक्ट के किसी भी प्रोविजन में हम कोई भी डिडक्शन और अलावेंस इन्वेस्टमेंट इनकम से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लॉटरी इनकम जैसा लॉ इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए यहां एक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर शॉर्ट में चीजें रखी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो तो ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए केवल एक रेस्ट्रिक्शन प्राइमरली, क्या कि सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो मतलब इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जरा रुकिए, केस देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर मानता हूं कि हमारे जो असस्सी है ना, दैट इज कोई नॉन रेजिडेंट मिस्टर पी है, और उन्होंने सपोज वो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाए और सपोज गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो एक्वायर कर ली, तो फॉरेन एक्सचेंज असेट के नाम पर उनके पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो एग्जिस्ट कर रही हैं इन इक्विवेलेंट ऑफ इंडियन रुपीस 10 लाख रुपीस की, उन्होंने ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो खरीदी। ओके, तो फ्रेंड्स जब वो इनको लॉन्ग टर्म बन जाने दिया, उसके बाद उन्होंने इनका ट्रांसफर किया। ओके, राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अब इस केस में हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे होंगे तो क्या हम वहां इस 10 लाख को इंडेक्स कर पाएंगे? द आंसर इज नो। जब हमने सपोज ये जो मिस्टर पी हैं, इन्होंने उन फॉरेन एक्सचेंज असेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म बन जाने दिया, ओके, उसके बाद उन्होंने इसका ट्रांसफर किया और ट्रांसफर पर उनको सेल्स कंसीडरेशन सपोज 15 लाख मिला,
राइट माय डियर फ्रेंड्स, 15 लैक्स मिला। तो अब वो चाहें कि मैं इस 10 लैक्स को इंडेक्स्ड कर दूं, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, इस पर कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं चैलेंजिंग शिप में एक बात कर लेना चाहता हूं। अगर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं ये मान लूं कि मिस्टर पी ने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे थे या इंडियन कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे थे, फॉरेन करेंसी यूटिलाइज करके उन्होंने ये इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया था और उनका फिर वो आगे ट्रांसफर करें, तो चलो जरा कैपिटल गेन्स में सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो कन्वर्जन मेथड वाला याद कीजिए। वो अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स अगर फॉरेन करेंसी में खरीदे जाएं तो उनका ट्रांसफर जब भी किया जाएगा 48 का फर्स्ट प्रोविजो लगाया जाएगा। कन्वर्जन मेथड से कैप गेन निकाला जाएगा। एक यहां यूनिक सी बात क्या है कि लॉ मेकर्स ने केवल और केवल सेकंड प्रोविजो को बैन किया है। व्हाट अबाउट फर्स्ट प्रोविजो? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आप कंप्यूट करोगे तो इसकी कंप्यूटेशन में माय डियर फ्रेंड सेक्शन 48 का जो फर्स्ट प्रोविजो है वो अप्लाई होगा या नहीं, इस पर लॉ साइलेंट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 48 का जो फर्स्ट प्रोविजो है, मैं नहीं कहता कि हर केस में वो लग जाएगा या लगने के लिए क्वालिफाई केस होगा। अरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर नहीं लगता वो, हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर फर्स्ट प्रोविजो कहां लगता है? फर्स्ट प्रोविजो 48 का हमने कैप गेन में जो देखा वो केवल इंडियन कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स पर लगता है। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी की थी। एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कि हर एक केस में जो फर्स्ट प्रोविजो है वो लग जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वो लग सकता है, जैसे शेयर्स डिवेंचर्स के केस में उसका एलिजिबल केस बनता है। तो जो सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो है उस पर लॉ साइलेंट है। यस, उसको लॉ मेकर्स ने मना नहीं किया है, उस पर लॉ साइलेंट है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जिसे लॉ मेकर्स ने मना नहीं किया, जो लॉ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम उसे डीम्ड टू बी इनबिल्ट ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब अगर सेक्शन 48 के फर्स्ट प्रोविजो के लिए फिट केस अगर होगा, सेक्शन 48 के फर्स्ट प्रोविजो के लिए अगर फिट केस होगा तो वहां फर्स्ट प्रोविजो एज यूजुअल अप्लाई किया जाएगा। सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो शैल अप्लाई एज यूजुअल, राइट। तो जो लॉ मेकर्स ने लॉ में नहीं कहा, हम उसे डीम टू बी इनबिल्ट ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे अपनी तरफ से क्यों रेस्ट्रिक्ट करेंगे? यस, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर केस में फर्स्ट प्रोविजो बैन नहीं किया गया तो लग ही जाएगा। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में वो नहीं लगता है ना, लेकिन शेयर्स डिवेंचर्स में अगर मिस्टर पी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो डिस्पोजल पर इस एलटीसीजी की कंप्यूटेशन में फर्स्ट प्रोविजो का चांस बनता है, तो वहां पर जो फर्स्ट प्रोविजो है वो लगाया जाएगा। क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा सेक्शन 115 डी में लॉ मेकर्स ने केवल सेकंड प्रोविजो को बैन किया है। अब एक क्लैरिफिकेटरी नेचर की बात बताता हूं आपको, सुनिए। व्हाट अबाउट चैप्टर 6 से? मतलब क्या 80C से 80 की डिडक्शंस का क्या स्टेटस है? तो इन्वेस्टमेंट इनकम से तो पहले ही आपने मना कर दिया है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और चलो जरा कैपिटल गेन हेड में आपने वहां सेक्शन 112 में बेयर एक्ट में सबसेक्शन 2 लिखा देखा कि एलटीसीजी से कभी भी किसी को भी 80C से 80 की डिडक्शन नहीं मिलती। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो मतलब क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का पॉइंट है। एक्चुअली एलटीसीजी से तो कभी भी किसी को भी 80C से 80 मिलता ही नहीं। ये आप कैपिटल गेन रिवाइज करना, वहां पर हमने सब ये बातें डिस्कस कर रखी हैं। और ये मैंने एक बात एज अ कमेंट आपको एडिशनली प्रोवाइड की है कि व्हाट अबाउट स्टेटस ऑफ सेटिंग ऑफ लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इनकम से अगर हम लॉस सेट ऑफ करना चाहें नहीं हो पाएगा। जैसे लॉटरी इनकम से हम लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते ना, या C58(4) की लैंग्वेज है, वैसे ही 115(AD) की लैंग्वेज है, सेम टू सेम डिक्टो।
माय डियर फ्रेंड्स, तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम से जब आपने थ्रू आउट दैट के बेनिफिट हमसे छीन लिए, तो फिर हम चैप्टर 6 लॉस के सेट ऑफ वाला चैप्टर क्या ऊपर से उतर कर आया है? नहीं, वो भी तो एक्ट का पार्ट है। जब आपने एक्ट के सारे बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट इनकम से छीन लिए तो लॉस का सेटअप भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एलटीसीजी से दो ही लिमिटेशन है। क्या? एक तो चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा और दूसरा इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो आप एलटीसीजी से लॉस का सेट ऑफ लो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि एलटीसीजी से केवल दो ही लिमिटेशन है। एक तो एटीसी से एटीयू नहीं मिलेगा और दूसरा आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब केस देखिए जरा माय डियर फ्रेंड्स, यहां सपोज हमारे एसएससी मिस्टर PNRI नॉन रेजिडेंट इंडियन ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 लाख की खरीदी, लॉन्ग टर्म बन जाने दिया, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया, ब्रोकर के थ्रू ट्रांसफर हुआ, वो ब्रोकर ब्रोकरेज ले गया 1 लाख की। क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? ऑफ कोर्स यस। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था, लॉ मेकर्स ने जगह जगह पर 28 to 44C मतलब PGBP, 57 मतलब अदर सोर्सेज में खर्चों की डिडक्शन बैन की है ना? राइट फ्रेंड्स, यहां पर भी एलटीसीजी से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आपको अलाउड नहीं होंगे, ये कहीं नहीं बोला गया। तो नेट कंसीडरेशन कितना आया? 14 लाख। अब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रांसफर पर एलटीसीजी की इनकम निकालूं तो मैं इंडेक्सन तो कर नहीं सकता, राइट, क्योंकि मना किया गया है। ओके, तो यहां पर जो एलटीसीजी है वो कितना आ गया? 4 लाख। नॉर्मली जो एलटीसीजी है वो 10% से टैक्सेबल बनना चाहिए। लेकिन मैंने इस चैप्टर पर जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तब आपको क्या कहा था कि लॉ मेकर्स की इंटेंट ना सिर्फ थिंग्स को सिंप्लीफाई करने की है, नो डाउट लॉ मेकर्स ने नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम एंड उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है उनके लिए जो टैक्सेशन है वो सिंप्लीफाई कर रखा है ना? हाँ, कि इन्वेस्टमेंट इनकम पर 20% टैक्स दो और जाओ, ठीक है। आपको बाकी हमारे एक्ट के प्रोविजन की नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी लूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने रेट डाउन कर दिया है। आपको नहीं पता कि इंडेक्सेशन कैसे होता है, कोई बात नहीं, आप एलटीसीजी पर 10% टैक्स दो और जाओ, ठीक है। लॉ मेकर्स ने यस माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 115E में बेयर एक्ट में जो कंसेशनल टैक्सेशन है इस चैप्टर 12A में नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए इन इनकम्स के रिस्पेक्ट में ऐसा अरेंज किया। एंड जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हमने अभी ये जो यहां पर देखे ना, ये जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हैं ये लॉ मेकर्स ने सेक्शन 115D में, अब यहां उल्टी गंगा बह रही है, पहले कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स है और उसके बाद में कंसेशनल टैक्स रेट है। लेकिन कोई बात नहीं, थिंग्स का प्लेसमेंट कम रेलिवेंट है, मेनली उनका जो मैसेज है वो ज्यादा रेलिवेंट है ना? ओके, लेकिन मैंने इनिशियली क्या कहा था कि लॉ मेकर्स इस चैप्टर से ना सिर्फ प्रोविजंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बल्कि वो नॉन रेजिडेंट इंडियन को कुछ एडिशनल एडवांटेज भी देना चाहते हैं। अब हम मेनली उस एरिया में मूव कर रहे हैं। एक्चुअली लॉ मेकर्स ने सस्ती के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिसमें वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अपना टैक्स बचा सके। कंसेशनल रेट क्या, वो पे करने के लिए लायबल ही ना बने। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी लॉ मेकर्स ने नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए क्या क्रिएट की, उनको ये मैसेज दिया कि सुनो, आपको ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो जिस भी नेट कंसीडरेशन से अराइज हो रहा है, आप उस नेट कंसीडरेशन को अपनी इस ओरिजिनल असेट के, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रांसफर की डेट के बाद में विद इन 6 मंथ्स इस चैप्टर में जो असेट्स हमने स्पेसिफाई की हुई हैं अपनी मर्जी से उनमें से कोई भी स्पेसिफाइड असेट में आप उस नेट कंसीडरेशन का रीइन्वेस्टमेंट कर दो। यस, तो हम आपको रीइन्वेस्टमेंट बेस्ड आपके से एलटीसीजी की जो एग्जामिशन है वो लॉ में लाए हैं। अब अगर हमारी एसएससी ने सपोज जो नई असेट में रीइन्वेस्टमेंट किया, जैसे हमारे एसएससी ने मान लेते हैं इस चैप्टर के लिए जो स्पेसिफाइड असेट्स है उनमें से फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स में नेट कंसीडरेशन का रीइन्वेस्टमेंट किया है। अगर वो नेट कंसीडरेशन से कम अमाउंट के आपने नहीं खरीदे हैं, मतलब आपने नेट कंसीडरेशन या इससे ज्यादा अमाउंट के वो स्पेसिफाइड असेट लाइक डिवेंचर खरीदे हैं, फॉर एग्जांपल
14 लाख नेट बचा था, उसी को उन्होंने डिवेंचर्स में लगा दिया। तो सिंस आपने नेट कंसीडरेशन पूरा रीइन्वेस्ट कर दिया, तो हम भी आपको आपका एलटीसीजी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये पूरा 4 लाख आपका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के लिए इस केस में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन सपोज हमारे एसएससी ने जो डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो केवल आउट ऑफ 14 लाख 7 लाख का किया है, 50% किया है, मैं मान रहा हूं, ओके। तो उन्होंने अपने नेट कंसीडरेशन का एक पार्ट ही न्यू स्पेसिफाइड असेट में यूटिलाइज किया। तो जहां आपका रीइन्वेस्टमेंट आपके नेट कंसीडरेशन से कम होगा, तो वहां हम आपका कैपिटल गेन भी फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, उसका एक पार्ट, मतलब जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन है ना, वही केवल एग्जेम्पशन के लिए यहां क्वालिफाई करेगा। और उसको निकालना तो बहुत आसान है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के केस में हम क्या बोलेंगे, केवल इतनी सी बात कि सिंस 14 लाख अगर आप पूरा रीइन्वेस्ट कर देते तो हम आपका पूरा कैप गेन 4 लाख एग्जेम्प्टेड बना देते। लेकिन आपने केवल कितना रीइन्वेस्टमेंट किया, 7 लाख का ना, तो हम भी आपका कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेटली ही यहां पर एग्जेम्प्टेड करेंगे। तो कैपिटल गेन का अमाउंट रख लो, रख लिया। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट को न्यूमरेटर बनाओ, बना लिया। और नेट कंसीडरेशन को डिनोमिनेटर बनाओ, हाँ वो भी बना लिया। जो रिजल्ट आएगा, जैसे हमारे एग्जांपल में 2 लाख आया, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन है, वो यहां पर एग्जेम्प्टेड बन पाएगा। तो कुछ भी टेक्निकल नहीं है फ्रेंड्स, आप देखिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। और एक खास बात, लॉ मेकर्स ने रीइन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन जो लॉ में अरेंज की, वहां एक लॉक इन पीरियड भी मेंटेन किया है। यस, दैट इज ऑफ 3 years। मतलब आपने ये नई असेट जो हमारे एग्जांपल में डिवेंचर्स हैं, जिस डेट पर एक्वायर किए उस डेट से 3 साल तक के लिए, 3 years के लिए हम लॉक इन पीरियड दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप इस लॉक इन पीरियड में उसे बेचना तो दूर की बात, उसे बेच तो सकते ही नहीं हो। अगर उसको गिरवी रखकर उस पर कोई लोन लेना चाहो, मतलब डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली अगर मनी में कन्वर्ट करना चाहो कि नहीं लोन रीपे करेंगे, तो सामने वाला इस एसेट इन्वेस्टमेंट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। हाँ, तो आपने डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली जो मनी में कन्वर्ट कराने की कोशिश की, तो वो भी हम आपको यहां पर परमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब लॉ मेकर्स ने 115 एफ में 3 years का जो लॉक इन पीरियड है, वो यहां पर इन स्पेसिफाइड असेट के लिए जिसकी परचेज पर बेस्ड हमने आपको जो एग्जामिशन है वो यहां दी है, उस स्पेसिफाइड असेट के लिए लॉक इन पीरियड दिया। सपोज एसएससी ने वायलेशन कर दिया, विद इन 3 years ही उस नई असेट का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो जितना कैप गेन हमने आपको पहले एग्जेम्प्ट किया था, उतना कैपिटल गेन अब आपके लिए सिंपली वायलेशन वाले ईयर की टैक्सेबल एलटीसीजी की इनकम मानकर आपको टैक्स से चार्ज किया जाएगा। मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो बेनिफिट है वो विड्रॉ हो जाएगा, बात खत्म। यस, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स मतलब ईयर ऑफ वायलेशन में पुराना एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन आपको आईटीआर में ऑफर करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो लॉ मेकर्स ने इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो हमें पास ऑन किए हुए हैं। तो जस्ट एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, हम जो स्पेसिफिक थिंग्स लॉ मेकर्स ने इस चैप्टर 12A में हमें अरेंज की हुई हैं, हम तो उनकी बात करने में यहां पर अभी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहां भी लॉ मेकर्स का टारगेट क्या है, वो हमें कैपेबल बनाना चाहते हैं। किसके लिए, कि अगर कोई मिक्स्ड केस आपको देखने को मिल जाए, नॉन रेजिडेंट इंडियन की सपोज कुछ तो ऐसी इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी की इनकम है, और कुछ उनकी अदर इनकम लाइक रेंटल इनकम वगैरह है, तो आप क्या करने वाले हो, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स निकालोगे ना, और अदर इनकम पर आप अदरवाइज टैक्स पेबल चेक करोगे, सम एग्रीगेट करोगे, तो एसएससी की टोटल इनकम का टोटल टैक्स पेबल आपके सामने होगा। यही अप्रोच है जो 115E में माय डियर फ्रेंड्स एडॉप्ट की गई है। मैं कुछ खास बातें और आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आइए एक बार जरा ये जितना डिस्कशन हमने किया है ना, नोट्स से क्विकली आपको रिलेट करा देता हूं। तो फ्रेंड्स आइए जरा मेनली पहले 115E को देखिए जरा। 115E में लॉ मेकर्स ने क्या कह रखा है,
सिंपली इतना कि जहां भी नॉन रेजिडेंट इंडियन की टोटल इनकम में अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूडेड है, यस, या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम इंक्लूडेड है, रोकिए जरा, ये इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज असेट से डिराइव की जाने वाली कोई इनकम, दैट इज रेगुलर इनकम, हाँ, वन टाइम इनकम तो यहां आनी है। अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज असेट जो लॉन्ग टर्म बन चुकी हो, उसके ट्रांसफर से कैपिटल गेन एड में जो इनकम चार्जेबल बनती है, वो यहां पर एलटीसीजी में केस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, राइट फ्रेंड्स। तो यहां सिंपली स्पीकिंग लॉ मेकर्स ने बस मैसेज क्या दिया कि अगर अससी नॉन रेजिडेंट इंडियन की टोटल इनकम में ऐसी कोई इनकम इंक्लूडेड हुई तो आप इनका टैक्स पेबल कैसे निकालोगे? जो क्लॉज ए में रेफर की गई इनकम है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम, उस पर तो 20% लगाएंगे। जो क्लॉज बी में रेफर की गई इनकम है एलटीसीजी वाली, उस पर 10% टैक्स लगाएंगे। और बस इसके बाद इनकम टैक्स का वो अमाउंट रख लेंगे जो अगर टोटल इनकम में से ये इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी अगर रिड्यूस कर दिए जाए तो जो बैलेंस टोटल इनकम बचती है, वही टोटल इनकम अगर होती तो क्या टैक्स पेबल बनता? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स लगा दो, अदरवाइज इनकम पर अदरवाइज टैक्स पेबल चेक कर लो। इसको लेकर लास्ट क्लास से हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि किस तरह से इनफैक्ट हम वर्किंग कर रहे होंगे। एक अससी नॉन रेजिडेंट इंडियन की स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स निकाल देंगे, बाकी पर नॉर्मल टैक्स पेबल चेक करेंगे और इनका सम टोटल करेंगे तो वो उस अससी नॉन रेजिडेंट इंडियन की इनकम टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। अब लॉ मेकर्स इन रेट को कंसेशनल मानते हैं ना, इसलिए देखो उन्होंने 115D में क्या लिमिटेशन लगा दी। इन कंप्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट इनकम, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस शैल बी अलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इन दो लाइनों ने पूरा एक्ट ओवर रूल कर दिया। राइट माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर्स ने क्या कह दिया कि जब आप इन्वेस्टमेंट इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो आपको कोई सब्सट्रैक्शन, डिडक्शन मतलब डिडक्ट करना, सब्सट्रैक्ट करना, राइट, आपको इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम की कंप्यूटेशन के टाइम पर एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कोई भी डिडक्शन, कोई भी अलावेंस नहीं मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के टाइम पर केवल सेकंड प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा। और ये क्लैरिफिकेटरी नेचर की बात है कि नीदर इन्वेस्टमेंट इनकम नॉर एलटीसीजी, यहां आपको 80C से 80U की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, और मेन था जिसकी वजह से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है वो है ये सेक्शन 115F। यस, देखिए जहां भी नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास में कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज असेट थी जिसको उन्होंने ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर के बाद में वो विद इन 6 मंथ्स अपना जो नेट कंसीडरेशन है ना, उसे किसी स्पेसिफाइड असेट में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, हम चेक करेंगे। अगर उस नई असेट की कॉस्ट नेट कंसीडरेशन से अगर लोअर नहीं है, मतलब आपने नेट कंसीडरेशन को फुल्ली रीइन्वेस्ट कर दिया है, तो हम भी आपको कैप गेन पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन जहां पर नई असेट की जो कॉस्ट है अगर वो नेट कंसीडरेशन से कम है तो फिर हम प्रोपोर्शनेट कैप गेन आपको एग्जेम्प्ट करेंगे। और वो निकालना बहुत आसान है। कैपिटल गेन में आप मल्टीप्लाई करो, जो भी आपने रीइन्वेस्टमेंट किया है उसका डिवाइड करो टोटल नेट कंसीडरेशन से, प्रोपोर्शनेट कैप गेन आपके सामने होगा, जिसकी एग्जामिशन आप हमसे ले लो। लेकिन 3 इयर्स तक हम लॉक इन चाहते हैं नई असेट का। आपने अगर वायलेशन किया तो देखो क्या होगा। वेयर द न्यू असेट, जो हमारे एग्जांपल में डिवेंचर्स थे, इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, the amount of capital gains arising from the transfer of original asset not charged to tax earlier shall be deemed to be the income chargeable under that capital gain of the previous year। कौन सा? in which the new asset is transferred or converted into money and shall be taxed as LTCC। तो पहले जो LTCC एग्जेम्प्ट हो गया था, हाँ, वो अब वायलेशन वाली ईयर में एज LTCC टैक्सेबल किया जाएगा। और जो बात चल रही है ना कन्वर्टेड इनटू मनी, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कन्वर्टेड इनटू मनी मतलब क्या? आपको 54EC में भी मैंने नोट कराया था कैपिटल गेन चैप्टर में, टेकिंग अ लोन ऑन सच असेट। तो अगर आप उस असेट पर कोई लोन ले लेते हैं, राइट, तो आपने डायरेक्टली ना सी इनडायरेक्टली उसे मनी में कन्वर्ट करा लिया, क्योंकि आप लोन सामने वाले का रीपे नहीं करोगे तो वो आपके एसेट इन्वेस्टमेंट को बेच के अपने रिकवरेबल सम की रिकवरी कर लेंगे।
है ना। तो हम 3 इयर्स तक आपको वो भी मना कर रहे हैं, अगर आपने किया तो अर्लियर एग्जेम्प्टेड एलटीसीजी आपका अब टैक्सेबल बन जाएगा। दैट्स इट। एंड फ्रेंड्स सुनिए, अरे हमारे ससी तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है ना, अगर उनकी टोटल इनकम में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट इनकम है या इस चैप्टर का एलटीसीजी है या इन्वेस्टमेंट इनकम एज वेल एज एलटीसीजी है, हाँ केवल यही इनकम उनकी टोटल इनकम में कंसिस्ट मतलब एग्जिस्ट कर रही है, एंड उन्होंने जो डिडक्टेबल टैक्स एट सोर्स है उनकी इनकम पर वो अगर उनका डिडक्ट हो चुका है, तो जहां ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं वहां हम उस नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए प्रोसीजरल रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब उसके लिए रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होगा, चाहे उसकी इनकम भले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। 139(1) का एक्सेप्शन आप ये देख रहे हैं। तो जैसे आपने अर्लियर ओकेजन्स पर सेक्शन 115A में 115AC में प्रोसीजरल रिलीफ लास्ट क्लास में देखी है, वैसे ही 115G में चैप्टर 12A में भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए प्रोसीजरल रिलीफ इन कंडीशंस के साथ में माय डियर फ्रेंड्स यहां पर दे दी गई है। ओके चलिए, अब मैं एक स्पेसिफिक सी सिचुएशन आपके साथ में हैंडल करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ, हमें कोई केस ऐसा देखने को मिला, कैसा कि कोई मान लेते हैं असस्सी हैं लाइक मिस्टर एक्स। ओके, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें मालूम चला कि 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने डिवेंचर्स परचेज किए थे। ओके, उन्होंने किसी इंडियन कंपनी के डिवेंचर्स परचेज किए थे और वो भी इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई फॉरेन करेंसी में अगर आपने एक इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डिवेंचर्स अगर परचेज किए हैं तो सिंपल सी बात है कि ये हाँ फॉरेन एक्सचेंज असेट के लिए क्वालिफाई करेंगे बिना किसी डाउट के। यस, ये फॉरेन एक्सचेंज असेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब जो इन डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलेगा, यस, ये जो प्रीवियस ईयर 21-22 का केस आप यहां पर देख रहे हैं, जो इस प्रीवियस ईयर में इस मिस्टर एक्स को जो उन डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलेगा, मैं उसे बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज असेट से ये इनकम डिराइव जो हो रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके, अब मिस्टर एक्स को सपोज इन करोर्स वो इनकम हो रही है, तो उन्हें चैप्टर 12 में बड़ा सूट कर रहा है, केवल 20% टैक्स देना है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम पर कोई अगर हमसे ये कहे कि क्या चैप्टर 12 का बेनिफिट लिया जा सकेगा, ऑफ कोर्स यस, सर्टेनली चैप्टर 12 एप्लीकेबल हो सकेगा, क्योंकि चैप्टर 12 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस पर है। और मैं ये मान रहा हूं कि इस प्रीवियस ईयर 21-22 में ये मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट इंडियन है। हाँ, मैंने ये मान लिया है फ्रेंड्स। तो सर्टेनली ये जो चैप्टर 12 है ये प्रीवियस ईयर 21-22 में इस मिस्टर एक्स पर एप्लीकेबल हो सकेगा। यहां तक तो कुछ भी टेक्निकल नहीं था, लेकिन अब अगले साल में क्या हुआ वो सुनिए। सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में ये जो मिस्टर एक्स हैं वो इंडिया में सपोज 182 डेज या इससे ज़्यादा रह लिए, तो जो पीरियड ऑफ स्टे है, जो पीरियड ऑफ स्टे है वो इस प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स का 182 डेज या इससे ज़्यादा हो गया, तो पक्की बात है कि अब मिस्टर एक्स इस प्रीवियस ईयर 22-23 में नॉन रेजिडेंट से वो रेसिडेंट इंडियन बन चुके हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, हमारे इस एग्जांपल में। ओके, तो अब इस प्रीवियस ईयर 22-23 में भी उनके पास में वो फॉरेन एक्सचेंज असेट तो एज इट इज पड़ी हुई है, वो इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी में खरीदे गए डिवेंचर्स तो एज इट इज पड़े हुए हैं। तो इस प्रीवियस ईयर में भी तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो उन्हें होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें वो इन्वेस्टमेंट इनकम हुई। अब उन्हें चैप्टर 12 में बड़ा सूट कर रहा है, लेकिन वो तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए है ना, और आप तो रेजिडेंट इंडियन बन चुके हो,
तो कुछ ना स्पेशल हो तो ऐसे केस में पक्का इस प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए चैप्टर 12 का बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेगा। ये चैप्टर 12 का जो बेनिफिट है माय डियर फ्रेंड्स वो एंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है देयर मस्ट बी अ केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन, राइट। और आप इस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट इंडियन अपीयर हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स लॉ मेकर्स की दरियादिली देखिए, वो मिस्टर एक्स को ये कहते हैं कि अगर आपको हमारा चैप्टर 12 सूट कर रहा है तो रेजिडेंशियल स्टेटस का चेंज आपको मिलने वाले इस चैप्टर के बेनिफिट में कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। आप जिस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट बने ना, यस, आप जिस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट बने, आप उस प्रीवियस ईयर की जब रिटर्न फाइल करें, आप उस प्रीवियस ईयर की रिटर्न में ये डिक्लेयर कर दें कि मुझ पर तो जो ये इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है उस पर चैप्टर 12 ही लगे, तो एओ की ताकत नहीं है कि वो आपसे इस चैप्टर का बेनिफिट छीन सके। आप प्रीवियस से 22-23 की जिसमें आप रेजिडेंट बने, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न में एक डिक्लेरेशन अटैच कर देना, इनफैक्ट ये डिक्लेयर कर देना आप क्या कि मेरी तो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए चैप्टर 12 मुझे सूट कर रहा है, तो मेरी तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए चैप्टर 12 के जो प्रोविजंस हैं वही एप्लीकेबल बनाए जाएं, वही एप्लीकेबल बनाए जाएं, ठीक है। तो अगर एसएससी ऐसा चूज करता है तो माय डियर फ्रेंड्स इस केस में एओ ड्यूटी बाउंड होंगे। ऐसे केस में एओ ड्यूटी बाउंड होंगे किसके लिए, कि वो चैप्टर 12 अप्लाई ही करें। वो भले ही रेजिडेंट इंडियन बन चुके हैं लेकिन चैप्टर 12 का बेनिफिट इस इन्वेस्टमेंट इनकम के रिस्पेक्ट में वो इस मिस्टर एक्स को दें, राइट। तो जस्ट एक ब्रीफ बेस आपको डेवलप करके चलना है। लॉ मेकर्स ने इस चैप्टर 12 में एक सेक्शन 115H में ये जो ऑप्शन है, केवल ऑप्शन, फोर्स नहीं किया है, ऑप्शन दिया है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन गए हैं और अगर आपको हमारा ये चैप्टर 12 सूट कर रहा है तो केवल रेजिडेंशियल स्टेटस का चेंज आपको इस चैप्टर के मिल सकने वाले बेनिफिट में बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। आप जिस भी ईयर में रेजिडेंट बने उस ईयर की रिटर्न के साथ ये डिक्लेरेशन फाइल कर दें कि मेरी तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम पर चैप्टर 12 के ही प्रोविजंस मुझ पर लगाए जाएं, तो पक्का वही लगेंगे। लेकिन क्या हर साल एसएससी को ये जो डिक्लेरेशन है ये फाइल करनी पड़ेगी? प्रीवियस ईयर 23-24 में भी उनके पास में वो डिवेंचर्स एज इट इज पड़े हुए हैं, उन्हें 23-24 में भी वो तो रेजिडेंट हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो क्या फिर डिक्लेरेशन देंगे ना? नो नीड टू फाइल डिक्लेरेशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। एक बार आपने जो डिक्लेरेशन दे दी ना यही इफेक्टिव रहेगी। एओ को जब तक आप उस फॉरेन एक्सचेंज एसेट का ट्रांसफर नहीं कर देते या उस पर कोई लोन वगैरह नहीं ले लेते तब तक एओ को आपको इस चैप्टर 12 का बेनिफिट देना पड़ेगा। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम पर वो चैप्टर 12 जरूर लगाएगा, ये उसकी ड्यूटी होगी। तो एक बार जो डिक्लेरेशन दे दी वो इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव अप टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज असेट और कन्वर्जन इनटू मनी ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज असेट। तो जब तक आप उस फॉरेन एक्सचेंज असेट को मनी में कन्वर्ट नहीं कर देते या उस पर उसको ट्रांसफर नहीं कर देते तब तक आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब नो नीड टू फाइल डिक्लेरेशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ऐसा मैसेज 115H से लॉ मेकर्स ने हमें पास ऑन किया। आइए एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने यहां पर डेवलप की। तो माय डियर फ्रेंड्स अब ये जो एसएससी हैं देखिए जरा 115H में ये फैसिलिटी लॉ मेकर्स लॉ में जो लाए हैं क्या कि अगर आप अब रेसिडेंट भी बन जाते हो उस केस में भी आपको इस चैप्टर का बेनिफिट अगर एंजॉय करना है तो वो आप कर पाओगे। हम ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। काइंडली देखिए
तो वेयर अ पर्सन हु इज द नॉन रेजिडेंट इंडियन इन एनी प्रीवियस ईयर becomes assessable as a resident in any subsequent year, then he may furnish a declaration in writing along with the return of income under section 139 for the year in which he is so assessable, that is as resident आप जिस ईयर में assessable बने उस ईयर की रिटर्न के साथ में आप एक डिक्लेरेशन दे सकेंगे। उसमें क्या लिखोगे? Under declaration, it is stated that provisions of this chapter, that is chapter 12A, shall continue to apply to him in respect of investment income derived from foreign exchange asset. ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया, इफ ही सो चूजेस, अगर ऐसा सी चूज करते हैं, द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू हिम in relation to such income for that assessment year and every subsequent assessment year until the transfer or conversion into money of such asset. मतलब आप देख रहे हैं, नो नीड टू फाइल डिक्लेरेशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। अब रुकिए जरा, अगर आपने नोट किया हो तो ये डिक्लेरेशन केवल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम ही दी जा सकती है। एक्चुअली सच इनकम मतलब क्या? केवल इन्वेस्टमेंट इनकम के रेस्पेक्ट में ही आपको इस चैप्टर का बेनिफिट आगे कंटिन्यू रह सकता है। आप नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन गए ना, तो आपको केवल और केवल जो रेगुलर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम है, आप उसी के रेस्पेक्ट में इस चैप्टर के प्रोविजन अपने ऊपर कॉन्टिन्यूसली एप्लीकेबल बनवा सकते हो। कैपिटल गेन के रिलेशन में ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि कल को अगर ये मिस्टर ए जो अब रेजिडेंट बन चुके हैं, रेजिडेंट बनने के बाद उन्हें जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी पक्का उस पर तो ये डिक्लेरेशन फाइल करके ये चैप्टर एप्लीकेबल बनवा लेंगे। लेकिन मैं मानता हूं सब्सिक्वेंटली सपोज 1 नवंबर 2025 को उन्होंने वो डिवेंचर्स बेचे, सच फॉरेन एक्सचेंज असेट, उस फॉरेन एक्सचेंज असेट का फॉर एग्जांपल डिवेंचर जो ट्रांसफर है वो किया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स का माय डियर फ्रेंड्स जो ट्रांसफर है वो हमें देखने को मिला। तो अब उस केस में उस पर जो LTCG आ रहा है, क्या आप रेजिडेंट बन चुके हैं तभी भी आप इस चैप्टर 12A का शेल्टर ले सकते हैं जिससे फर्स्ट प्रोविजन वगैरह का फायदा मिल जाएगा? नहीं, ये जो LTCG है ना, इस पर हम क्या बोलेंगे कि चैप्टर 12A के जो प्रोविजंस हैं वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि आप रेजिडेंट बन चुके हैं और आप डिक्लेरेशन भी केवल और केवल इन्वेस्टमेंट इनकम के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं, LTCG के रेस्पेक्ट में नहीं। ओके, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये LTCG के रिस्पेक्ट में फाइल नहीं की जा सकती। LTCG का जो केस है वो यहां पर कवर्ड फ्रेंड्स नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स जो लास्ट एफर्ट लॉ मेकर्स ने इस चैप्टर 12 में जो प्लेस किया है वो सबसे इजी सेक्शन है इस चैप्टर का। यस फ्रेंड्स, तो देखिए मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूं, मैंने आपको चार्ट में भी इनफैक्ट दिखाया था कि एक प्रीवियस ईयर के लिए एसएससी नॉन रेजिडेंट इंडियन सोचते हैं कि मुझ पर ये चैप्टर लगे, अगले साल के लिए वो नहीं सोचते तो नहीं लगेगा, फिर अगले साल के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियन चाहते हैं चैप्टर लगे, लग जाएगा। अरे अभी दिखाया था ना डायग्राम में आपको, देखो जरा फ्रेंड्स, ये वाली जो बात थी, यस ये वाली जो बात हमने डिस्कस अभी की थी माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली लॉ मेकर्स ने 115I में इसी तरह की बात है जो हमें कह रखी है। काइंडली देखिए, तो क्या उन्होंने देखो इस उन्होंने जो यहां पर थीम अडॉप्ट की है वो क्या अडॉप्ट की है? A non-resident Indian may elect not to be governed by the provisions of this chapter for any assessment year. कैसे? By furnishing his return of income for that assessment year under section 139 and declaring therein that provisions of this chapter shall not apply to him for that assessment year. अब आगे का मैटर आपने नहीं देखना है, केवल और केवल अभी यहां तक की जो चीज थी वो आपने माय डियर फ्रेंड्स नोट्स से केवल देखनी थी। ओके, अब पहली लाइन से आपको आइडिया लगना चाहिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास में ये ऑप्शन नहीं है कि वो इस चैप्टर में
आए नहीं, चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक है। कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन इस चैप्टर के प्रोविजंस से गवर्न ना होना इलेक्ट कर सकता है। उसके पास ऑप्शन चैप्टर में आने का नहीं है, चैप्टर से बाहर जाने का है। तो इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक है, राइट। लेकिन कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कहता है कि मुझे इस असेसमेंट में इस चैप्टर में नहीं रहना, तो ठीक है, उस साल की रिटर्न में आप डिक्लेयर कर देना कि आप पर इस चैप्टर के प्रोविजन अप्लाई ना किए जाए, तो ठीक है, नहीं किए जाएंगे। अगर एसएससी ने ये चूज किया तो रिजल्ट क्या आएगा कि जो इस चैप्टर के प्रोविजंस है वो केवल उस असेसमेंट ईयर के लिए अप्लाई नहीं होंगे। तो यहां पर जो डिक्लेरेशन है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर जाएगी, ऐसा लॉ मेकर्स ने हिंट कर दिया है ना। यहां पर जो डिक्लेरेशन है वो आपको ईयर टू ईयर बेसिस पर देनी पड़ेगी। जैसे आप प्रीवियस ईयर 21-20, जैसे माय डियर फ्रेंड्स हमारे एसएससी इस एक प्रीवियस ईयर के लिए सपोज इस चैप्टर में आना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, एप्लीकेबिलिटी तो ऑटोमेटिक है। लेकिन इस प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से बाहर जाना चाहते हैं तो इस प्रीवियस ईयर की रिटर्न के साथ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो डिक्लेरेशन केवल इसी प्रीवियस ईयर के लिए वर्क करेगी। अगले साल में फिर आप इस चैप्टर में बने रहना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट आप इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर अगले साल आप इस चैप्टर में नहीं रहना चाहते तो उस अगले साल की रिटर्न के साथ में फिर डिक्लेरेशन देना कि मुझ पर ये चैप्टर ना लगाया जाए। तो मतलब क्या कि यहां जो डिक्लेरेशन है वो फॉर अ 1 ईयर केवल हमें देखने को उसका इफेक्ट मिलता है। अब एक केस सुनिए जरा, अगर हमारे एसएससी नॉन रेजिडेंट इंडियन ने चलो इस चैप्टर से तो गवर्न ना होना इलेक्ट कर लिया कि मुझ पर ये चैप्टर ना लगाया जाए, तो नहीं लगेगा, तो फिर उस असेसमेंट ईयर के लिए आपकी जो इनकम है वो कैसे कंप्यूट एंड टैक्स की जाएगी, तो अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अब अदर प्रोविजंस का मतलब मैं किससे लूं सर, रेजिडेंट वाले प्रोविजन से नहीं, अदर प्रोविजंस का मतलब हम जो चैप्टर 12 को छोड़ के बाकी सारे प्रोविजंस बचते हैं, जिसमें चैप्टर 12 भी आता है 115A वगैरह, 115AB ACAD वगैरह, यस। तो यहां अदर प्रोविजंस में मैं क्या बोलूंगा कि अदर प्रोविजंस में जो ऑल प्रोविजंस हैं, यस, जो चैप्टर 12 वाले जो प्रोविजंस हैं उनको छोड़ दो, चैप्टर 12 वाले जो प्रोविजंस हैं उनको छोड़ दो। इसके अलावा ऑल अदर प्रोविजंस यहां पर आएंगे, यस। मतलब क्या कि जो चैप्टर 12 के जो प्रोविजंस है जैसे 115A वगैरह, चैप्टर 12 के जो प्रोविजंस है वो यहाँ एप्लीकेबल हो सकेंगे। जो रेसिडेंट वाले प्रोविजन होते हैं, जो नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं, सर्टेनली वो यहाँ पर पिक्चर में आ सकेंगे। चलो मैं केस बना के समझाता हूँ आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने यहाँ क्यों इतना स्ट्रेस इस चैप्टर 12 पर माय डियर फ्रेंड्स दिया, चैप्टर 12 पर दिया। आप अदर प्रोविजन मतलब रेजिडेंट के प्रोविजन, ऐसा शॉर्टकट ना लगाते हैं, मुझे इस बात का फियर है, इसीलिए मैंने केवल ये बात यहां पर रखी। अदर प्रोविजन मतलब एक्ट के ऑल प्रोविजंस एक्सेप्ट चैप्टर 12, तो बाकी सारे प्रोविजंस यहां आएंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जरा इस चार्ट से ही आपको शो करता हूं, सुनिए। क्या हुआ, हमारे एसएससी नॉन रेजिडेंट मिस्टर पी ने माय डियर फ्रेंड्स किसी इंडियन कंपनी के फॉरेन करेंसी में जो डिवेंचर्स हैं वो परचेज किए। तो मैं कह सकता हूं ना कि उस इंडियन कंपनी ने फॉरेन करेंसी में जो मनी है वो हमारे एसएससी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो अल्टीमेटली वो नॉन रेजिडेंट ही ना, उनसे फॉरेन करेंसी में बोरो किया है। याद है 115A में मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी का जो इंटरेस्ट है वो कवर्ड है, राइट ना फ्रेंड्स। एक्चुअली 20% की रेट से, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फॉल करने वाला केस है तो 5% से। मतलब एक लाइन में अगर हम कंक्लूड करें, देखो जो 5% वाले केसेस हमने लास्ट क्लास में 115A के डिस्कस किए थे ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस हैं, वो जहां लग सकते हैं सबसे पहले वही लगाए जाते हैं क्योंकि वो मोस्ट कंसेशनल प्रोविजंस है, राइट। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट केवल इतना सा है कि सपोज हमारे एसएससी किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन ने सपोज किसी इंडियन कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं वो फॉरेन करेंसी में एक्वायर किए, तो उस इंडियन कंपनी ने फॉरेन करेंसी में मनी बोरो ही तो किया है, डिवेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा हमारे एसएससी नॉन रेजिडेंट इंडियन को, तो हम यही बोलेंगे ना क्या कि एक नॉन रेजिडेंट को
फॉरेन करेंसी में इंडियन कंपनी के द्वारा बोरो किए गए मनी से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो ये तो 115 ए में 20% के लिए फिट केस है। आपने चैप्टर 12 से बाहर आप हो गए, लेकिन केस यहां जो मैंने एग्जाम्पल केवल लिया है उसमें केस हम कहेंगे चैप्टर 12 के लिए फिट केस था ये, क्योंकि भाई डिवेंचर्स स्पेसिफाइड असेट है, फॉरेन करेंसी में खरीदे तो फॉरेन एक्सचेंज असेट बने, उनसे आपको जो इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट इनकम है, चैप्टर 12 के लिए एब्सोल्युटली फिट केस है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 12 में तो सस्सी को पता है कि लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम ग्रॉस बेसिस पर टैक्स करानी पड़ेगी। चैप्टर 12 में 115A में लॉस वगैरह की सेट ऑफ अलाउड है, तो इसने कहा चैप्टर 12 गया भाड़ में, मुझे नहीं आना इसमें। तो फिर अब उनकी उस इंटरेस्ट इनकम का टैक्स हम कैसे कर रहे होंगे? वो 115A का फिट केस है तो 115A लगा रहे होंगे, राइट ना। सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने अगर किसी ईयर में चैप्टर 12 में नहीं रहना है, आप डिक्लेरेशन देकर वहां से बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिर आप पर एक्ट के जो अदर प्रोविजंस हैं, चैप्टर 12 में केस आ सकता है तो चैप्टर 12 के नहीं तो रेजिडेंट के प्रोविजंस जिंदाबाद, वो तो फिर नॉर्मल प्रोविजंस वहां लग ही सकेंगे। ओके, तो हां, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने आपके साथ में चैप्टर 12A में लॉ मेकर्स ने जिस भी तरह के मैसेजेस कन्वे किए वो सारे आपके साथ यहां डिस्कस कर लिए। लेकिन व्हाट अबाउट एग्जाम्स? एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आपको दिए जाते हैं, मैं उनकी बात करूं। चलिए, उससे पहले भी ये आपको कहना चाहूंगा, हमने जो डिटेल में डिस्कशन किया है इस चैप्टर 12 सेक्शन 115C से 115I तक के लिए, वही आपको माय डियर फ्रेंड्स यहां इजी फॉर्म में बस दिया गया है, नथिंग एल्स, ठीक है। वही चीजें आपको माय डियर फ्रेंड्स यहां इजी फॉर्म में ये प्रोवाइड की गई हैं। ओके, अब इसमें कुछ भी आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। तो यस, चैप्टर 12 को लेकर जो डिटेल डिस्कशन हमने किया है ना, वही चीजें आपको यहां पर मैंने दे रखी हैं कि भैया हाँ, ये जो चैप्टर 12 है ये केवल और केवल नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए एप्लीकेबल बनाया गया है। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज असेट खरीदी हो, मतलब स्पेसिफाइड असेट जिसमें इंडियन कंपनी शेयर्स, इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डिवेंचर, डिपॉजिट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह कवर्ड थी, फॉरेन करेंसी में परचेज होनी चाहिए, तब ये फॉरेन एक्सचेंज असेट बनेंगी। इन्वेस्टमेंट इनकम पर 20, एलटीसीजी पर 10% टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट केवल नहीं मिलेगा, कन्वर्जन अगर मिल सकता है तो ले लेना। हम आपको एक्ट के किसी भी प्रोविजन में इन्वेस्टमेंट इनकम से डिडक्शन नहीं देंगे, है ना। कैपिटल गेन भी आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर आपने नेट कंसिडरेशन को विद इन 6 मंथ्स किसी स्पेसिफाइड असेट में लगा दिया, लेकिन 3 इयर्स का लॉक इन है, उसका वायलेशन किया तो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैप गेन आपका वायलेशन वाले ईयर में टैक्स कर दिया जाएगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन गए, कोई बात नहीं, आप उस साल की रिटर्न में एक डिक्लेरेशन फाइल कीजिए तो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बेनिफिट इस चैप्टर का मिलता रहेगा। अगर आपकी टोटल इनकम में केवल इन्वेस्टमेंट इनकम या एलटीसीजी या टीडीएस हो चुका है तो रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है, और चैप्टर कैसा है? ऑप्शनल। अब एक केस सुनिए, क्या हुआ फ्रेंड्स, सपोज हमारे एसएससी नॉन रेजिडेंट इंडियन ने सिक्योरिटी के नाम पर किसी इंडियन लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक्वायर किए और उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अब ट्रांसफर किया, एसटीटी गया, उस पर एलटीसीजी आया, तो क्या 1 लाख की एग्जाम्पशन नहीं दोगे आप 112 वाली? बिल्कुल मिलेगी। मतलब एक कॉमन पॉइंट है, सब जगह काम आएगा, वो मैंने एज अ नोट यहां आपको दिया हुआ है कि जितने भी केसेस आप लास्ट क्लास से अभी तक देखकर आए हैं, हाँ, एलटीसीजी के, कंसेशनल टैक्सेशन के, अगर वो एलटीसीजी 112 में कवर हो जाए, मतलब एसटीटी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से वो एलटीसीजी आपको होता हुआ नजर आए, तो फिर जो 112 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस है वो पिक्चर में आएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उस एलटीसीजी पर 10% से टैक्स लगेगा। ठीक है, राइट फ्रेंड्स। तो सिंपल सी चीज है कि भाई 112 तो सबसे सुपीरियर सेक्शन है, इन सिंपल वर्ड्स हम ये यहां कह सकते हैं। तो मैंने आपके साथ में चैप्टर 12A को लेकर जितना डिस्कशन रिक्वायर्ड और नीडेड था, चलो वो तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेन एग्जाम में आपसे नॉलेज कैसे टेस्ट की जाती है इस चैप्टर 12 को लेकर, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए जरा फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के पार्ट 2 मॉड्यूल 4 के पेज नंबर 98 पर
यस, पेज नंबर 98 पर माय डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको जो चैप्टर 12 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें एग्जामिनर का जो एक फेवरेट क्वेश्चन है, यस, बार बार जिसे वो देते आए हैं उससे शुरुआत करते हैं। हालांकि है बहुत इजी, इतने डिस्कशन के बाद बिल्कुल सिंपल लगना चाहिए आपको वो क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है वो क्वेश्चन। अजय, a non-resident Indian, has the following sources of income in India। तो मतलब एक नॉन रेजिडेंट इंडियन का केस मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। टारगेट क्या है हमारा, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर अजय फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इफ ही ऑप्ट्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12A ऑफ द IT एक्ट। मतलब चैप्टर 12 के हिसाब से आपको अजय का जो टैक्स पेबल है वो निकाल कर देना है। अच्छी बात है। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम क्या क्या दिए गए हैं अजय के। एक तो इन्हें इनकम हुई है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, कंप्यूटेड मतलब नेट फिगर दी गई है, मतलब रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस वगैरह की डिडक्शन हटा के नेट जो अमाउंट है वो 180 गिवन है। तो इस पर क्या करोगे आप, ये तो नॉर्मल इनकम है, स्लैब रेट्स लगाओगे, है ना, राइट। 250 से कम है इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं आ पाएगा। सब्जेक्ट टू अदर नॉर्मल इनकम इफ एनी गिवन अंडर बिलो, ठीक है। चलो अच्छा, तो अगला पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो जो एग्जेम्प्टी है इसका फिर क्या ट्रीटमेंट करें हम, इस पर तो कोई टैक्स लायबिलिटी अजय की बनेगी नहीं, नो टैक्स, है ना। अगला पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये डिवेंचर क्या हो गए, ये फॉरेन एक्सचेंज असेट में अपीयर हो रहे हैं क्योंकि आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से ये जो डिवेंचर्स हैं वो एक्वायर किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उन पर जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख आपको मिला। अब आप चाहते हो कि इस इन्वेस्टमेंट इनकम से आप एक्सपेंस क्लेम कर लो कि हमने तो इन डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए पीछे से लोन लिया है, उनको इंटरेस्ट दिया है, तो क्या वो यहां अलाउड होगा ना, क्योंकि 115D कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां 1 लाख रुपीज पूरा टैक्सेबल होगा और वो भी 20% की रेट से, सब्जेक्ट टू सरचार्ज एंड सेस। अगला पॉइंट देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स सब्सक्राइब्ड इन US डॉलर दैट इज फॉरेन करेंसी। तो ये डिवेंचर्स भी मैं बोल सकता हूं फॉरेन एक्सचेंज असेट हो गए, यस। उनके ट्रांसफर से उनको LTCC जो हुआ, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, 6 लाख हमारा सेल्स कंसीडरेशन है, 6000 ब्रोकर कमीशन ले गया और 4 लाख हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उन डिवेंचर्स की, ठीक है जी, यस। ये चीजें हमें यहां पर दी गई। तो वो अकॉर्डिंगली जो LTCC है वो अपना 1,94,000 आउटर कॉलम में दिखा रहे हैं, लेकिन हमें CII दे दिए गए 2-3 और एक्विजिशन वाले ईयर और डिस्पोजल वाले ईयर के, कोई यूज एन का ना, बिल्कुल नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो चैप्टर 12 का केस है ना, इंडेक्सेशन यहां नहीं मिलता तो CII क्यों दे रहे हो, कोई इसका यूज नहीं हमारे लिए। हम तो हमारे SSC को क्या बोलेंगे कि हाँ, सेल्स कंसीडरेशन में से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस कीजिए, नेट कंसीडरेशन आपके सामने होगा, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट क्लेम कर लीजिए तो ये LTCC आ जाएगा। इस पर 10% की रेट से जो टैक्स है 115E वाला वो यहां पर लगाया जाएगा, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। बस आप टैक्स पर सरचार्ज चेक कर लेंगे तो देखिए 180 रेंटल इनकम नेट और LTCC की इनकम सेम, सिक्योरिटी की एग्जेम्प्टेड इनकम आउटर कॉलम का पार्ट नहीं बनेगी, इंटरेस्ट जो डिवेंचर्स पर मिला वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगा। टोटल इनकम जो भी ये आई, इसमें आप देखिए जो कैपिटल गेन वाला पार्ट है उस पर 10% टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाला पार्ट है उस पर 20, एग्जेम्प्टेड इनकम की तो बात ही खत्म है, और बैलेंस भी 250 से ज्यादा नहीं है तो टैक्स आएगा निल। ये टैक्स 4% सेस, ये हम कहेंगे अजय को कि आपकी टैक्स लायबिलिटी अपीयर हो रही है। आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां उस लायबिलिटी को आप राउंड ऑफ और कर सकते हैं तो यहां 40,980 हम कह सकते हैं कि इनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी अपीयर होगी, क्योंकि लास्ट फिगर अगर 5 रुपीज से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसे नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। छोटी सी बात है, आई होप इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, है ना, छोटी सी चीज थी। तो फ्रेंड्स आप एक कॉलम इस तरह से और यहां पर ऐड कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी के राउंडिंग ऑफ का।
तो एक बात यहां पर देखिए, ये जो भी चीज हमने डिस्कस किया ना, ये सारी बातें आपको यहां पर पॉइंट्स में ये गिवन है। अब एक बात मैं आपको और यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट है और उन्होंने फॉरेन करेंसी में अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स एक्वायर किए थे, तो उनके ट्रांसफर पर तो सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो लगता है, कन्वर्जन मेथड वाला। जो भी सेल्स कंसीडरेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है, ये आप फॉरेन करेंसी में पहले कन्वर्ट कीजिए, फिर जो कैपिटल गेन आएगा फॉरेन करेंसी वाला वो इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट करना, वो टैक्सेशन का बेस बनेगा। लेकिन मैं कैसे करूं कन्वर्जन? जिसकी जरूरत नहीं है आपने वो दे दिए, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जबकि इंडेक्सेशन होना नहीं है। और जिसकी जरूरत है वो नहीं दिए, टीटीबीआर, टीटीएसआर, है ना। तो एक्विजिशन की डेट पर माय डियर फ्रेंड्स, जो टीटीबीआर, टीटीएसआर थे वो क्या थे, डिस्पोजल की डेट पर, ट्रांसफर की डेट पर क्या है। अब हम एक आध मिसिंग हो तो माने, यहां तो सारी मिसिंग है। तो इसीलिए हम यहां पर ये जो कैपिटल गेन है वो फर्स्ट प्रोविजो का हम इफेक्ट नहीं दे पाए हैं। क्यों? क्योंकि सिंस हमें यहां पर कोई भी रेट गिवन नहीं है, इसीलिए जो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोविजो है वो यहां पर नहीं दिया गया है। आप एक छोटा सा नोट इस तरह का बनाकर आ सकते हैं। तो रिवीजन के टाइम पर माइंड में एक डाउट आपके ये आ सकता है कि सर ये वाला केस तो फर्स्ट प्रोविजो के लिए फिट केस है, तो फिर कन्वर्जन मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि यहां हमारे पास टीटीबीआर और टीटीएसआर नहीं है, इसलिए नहीं किया। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा चुका है फ्रेंड्स। यस, एग्जामिनर किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली दिसंबर 21 में भी सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया था यही। द फॉलोइंग डाटा इज फर्निश्ड बाय मिस्टर सुमेध, अ नॉन रेजिडेंट एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। रुकिए जरा, मैं बोल सकता हूं यहां पर अब सुमेध को क्या, नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए ये तो जरूरी होता है कि इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, हाँ वो है, एंड वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट नजर आए, हाँ वो आ रहे हैं। तो पक्का हो गया कि सुमेध नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, आपको फॉलोइंग डाटा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दिया और क्या कहा गया, कंप्यूट बैलेंस टैक्स पेबल और रिफंड ड्यू, क्योंकि यहां टीडीएस की एक फिगर दी गई है ना, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट। तो जिस तरह का आपने केस हमें दिया है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन तो चैप्टर 12 में गिवन है। तो मतलब एग्जामिनर हमसे चैप्टर 12 की जो नॉलेज है वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो जिस तरह के नॉन रेजिडेंट का केस आपने हमें दिया है उसके लिए तो चैप्टर 12 के स्पेशल प्रोविजंस लॉ में रखे गए हैं। तो ठीक है, हम उसी एंगल से इनका टैक्स रिफंड जो भी बनेगा वो चेक करेंगे। आइए जरा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या गिवन है, इनकम्स के पर्टिकुलर्स दिए गए हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज असेट ऑन 31 जुलाई 22 कंप्यूटेड। तो हमें तो लगा कि शायद ये एलटीसीजी फाइनल फिगर पर होगा, लेकिन नीचे क्या लिख दिया, एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर नॉट कंसीडर्ड एबव। तो इस एलटीसीजी को निकालने में ये वाले एक्सपेंडिचर अभी कंसीडर नहीं हुए हैं, तो हम करेंगे क्योंकि हम एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर की तो डिडक्शन कैप गेन एलटीसीजी में ले ही पाते हैं ना, केवल इंडेक्सेशन मना किया गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेट जो एलटीसीजी इन्हें फॉरेन एक्सचेंज असेट से हुआ है, यस फॉरेन एक्सचेंज असेट के ट्रांसफर से नेट जो एलटीसीजी इन्हें हुआ है वो हम कह सकते हैं यहां 5,70,000 का हमें अपीयर हो रहा है। ओके, तो इस पर हम सिंपली कह सकते हैं 10% टैक्स लगेगा, राइट। अच्छा, अब अगली इंफॉर्मेशन देखना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। क्या इस पर आप चैप्टर 12 भी लगा सकते हो क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि उसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिपॉजिट होना जरूरी था और स्पेशली बोला गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये डिपॉजिट पर इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो चैप्टर 12 में नहीं लग सकता। तो फिर आप क्या करेंगे इस केस में, जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं
ये स्लैब रेट्स वाले, क्योंकि इंडिविजुअल का केस है ना, तो जो नॉर्मल रेट्स हैं उनसे आप इसे टैक्स करेंगे, स्लैब रेट से टैक्स करेंगे। सर 115A में नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ फॉरेन करेंसी में ये डिपॉजिट हुआ है, ऐसा तो कहीं कुछ गिवन है नहीं, और 115A में भी मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी के केस कवर्ड है, वहां पर भी एफडी के इंटरेस्ट वगैरह नहीं आते, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। आइए अगला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये वो इनकम्स हैं जिनके लिए हम कह सकेंगे क्या कि हाँ चैप्टर 12 लगेगा, 20% से जो टैक्स है वो किया जाएगा, लेकिन ग्रॉस बेसिस पर 20% से जो टैक्स है वो यहां इन इनकम्स पर लगाया जाएगा। आइए लास्ट पॉइंट इनकम का, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब जो एग्जेम्प्ट ही है उसका क्या करें, उस पर तो टैक्स आना ही नहीं, उसे तो आउटर कॉलम में हमें दिखाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब सेकंड जो पार्ट आपको दिया गया इनकम के बाद में, उसमें सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट्स रेफर्ड इन सेक्शन 10 क्लॉज 4B ऑन 30 मार्च 2023। तो ट्रांसफर किया था आपने जुलाई में, ओके, मार्च में ये इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके बाद में दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑन 31 दिसंबर 23। हाँ, तो तुरंत हमारे माइंड में क्या आता है कि सर जुलाई में ट्रांसफर किया तो उससे 6 मंथ्स में दिसंबर तो आ जाएगा, लेकिन मार्च नहीं आ पाएगा। तो मार्च वाले इस इन्वेस्टमेंट की हम इस LTCG से जो एग्जामिशन है वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन शायद दिसंबर वाले की ले लेंगे। लेकिन देख तो लो, ये दिसंबर 23 है ना कि 22। मतलब क्या, ये दोनों ही जो केसेस हैं ये आफ्टर 6 मंथ्स वाले हैं, राइट फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो केसेस हैं वो आफ्टर 6 मंथ्स वाले हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि 115F में जो एग्जामिशन है वो इन इन्वेस्टमेंट्स पर इस एसएससी को नहीं मिल सकेगी, राइट। तो इनका जो LTCG है वो पूरा 10% से टैक्सेबल बनेगा, और बस TDS का अमाउंट आपको दिया गया। तो अब देखिए जरा, हम सुमेध के लिए क्या करने वाले हैं, जो इनकी टोटल इनकम थी LTCG हमने नेट निकाला, जो भी इनकी अदरवाइज इनकम थी एग्जेम्प्टेड को छोड़ के वो सारी यहां ले ली। मैंने आप हमसे टैक्स या रिफंड पूछ रहे हो ना, तो आइए जो LTCG वाली इनकम है सुमेध की, उस LTCG की इनकम पर तो हम 10% का टैक्स लगा देते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट आपने जो कमाया है उस पर 20% का बेनिफिट ले लीजिए, और बैलेंस जो इनकम जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डिपॉजिट्स भी थे फ्रेंड्स, उनका जो इंटरेस्ट है, मैंने कहा था स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिपॉजिट करते हो तो उसका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए यहां क्वालिफाई करेगा। तो उस पर हमने स्लैब रेट लगा दिया, ये टैक्स 4% सेस, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आई, और आपका TDS हो रखा है 183,800 का। तो अब हम कहेंगे सुमेध तो मौज करें, उनका तो रिफंड बनेगा 18,960 का, क्योंकि उनका TDS ही हैवी हो रखा है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो बस मेन जो चीज थी वो यहां पर ये डिसाइड करने की थी कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट इस LTCG से एग्जामिशन के लिए यूज में आ सकता है क्या। तो आंसर था नो, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद के ये इन्वेस्टमेंट्स थे, राइट ना फ्रेंड्स। और जरा आइए नवंबर 2018 के क्वेश्चन में मैं आपको ले आया। नवंबर 2018 का माय डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8, यस, वहां 2 सिचुएशन आपको प्रोवाइड की गई हैं, काइंडली देखिएगा। एक तो अ नॉन रेजिडेंट इंडियन डिस्पाइट हैविंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 means during the previous year 22-23 income in India from the investment and long-term capital gain is not required to file the return of income for the assessment year 23-24. Examine and state the correctness or otherwise of this statement. आपने आधी अधूरी बात की है। नॉन रेजिडेंट इंडियन की
टोटल इनकम में आप कह रहे नॉन रेजिडेंट को जो इनकम हो रही हैं उन इनकम में आप कह रहे हो कि उन्हें एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है और एलटीसीजी की इनकम हुई है, तो वो रिटर्न फर्निश करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वो तब रिक्वायर्ड नहीं है जब उनकी कोई और इनकम ना हो और उनकी इन इनकम पर डिडक्टेबल टैक्स उनका प्रॉपर्ली डिडक्ट हो चुका हो। याद है 115 जी अभी डिस्कस किया था हमने फ्रेंड्स। यस, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली नहीं पार्टली करेक्ट है। नॉन रेजिडेंट इंडियन की टोटल इनकम में अगर केवल यही इनकम है और इन इनकम पर भी डिडक्टेबल टैक्स अगर डिडक्ट हो चुका है तो उस केस में जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट कहलाएगा, राइट। तब उस केस में ये एसएससी नॉन रेजिडेंट इंडियन रिटर्न फर्निश करने के लिए रिक्वायर्ड ट्रीट नहीं किया जाएगा। और हमने जो 115F वगैरह पर डिस्कशन किया था ना फ्रेंड्स, देखो जो दूसरी सिचुएशन है उसमें आपको वो काम आएगा। क्या 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 गया एग्जामिनर के द्वारा इस पार्ट में, देखिए मिस्टर रामेश्वरम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एक्वायर्ड और परचेज्ड शेयर्स इन फॉरेन करेंसी ऑफ अ कंपनी XYZ लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2008 for rupees 10 lakhs. These shares were sold by him in recognized stock exchange through a broker on 1st Jan 22 for rupees 30 lakhs. Okay, the amount of sales consideration of the shares of rupees 30 lakhs so received by him was again invested in purchase of shares of other company ABC Limited on 31st March 2022. यहीं रुकिए जरा, यहां हम क्या बोलेंगे रामेश्वरम को कि सुनो, आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में जो 10 लैक्स वाले शेयर्स 30 लैक्स में जो बेचे, सिंस आपने ये फॉरेन करेंसी में एक्वायर किए थे तो ये शेयर्स मैं कह सकता हूं फॉरेन एक्सचेंज असेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। 2008 से आपने होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बन चुके हैं। ओके, तो यहां इस नॉन रेजिडेंट इंडियन को इस लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज असेट के ट्रांसफर से जब कैप गेन होगा तो आप इंडेक्सेशन नहीं लगाओगे, कन्वर्जन के लिए तो रेट ही नहीं है, तो आप 30 लैक्स में से सीधा 10 लैक्स माइनस करोगे तो 20 लैक्स यहां LTCG आ गया। आपने पूरा 30 लैक्स रुपीज इस चैप्टर के लिए स्पेसिफाइड असेट जहां पर शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी कवर्ड है उनमें रीइन्वेस्टमेंट आगे कर दिया, तो पक्की बात है कि ये 10 लैक्स का LTCG प्रीवियस ईयर 21-22 जिसमें हुआ उस ईयर के लिए टैक्सेबल नहीं बनेगा। 115F का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड परचेज्ड ऑन 31st March 2022 वर ऑल्सो सोल्ड बाय हिम ऑन 30th June 2022। तो अब हम क्या कहेंगे, आपने विद इन 3 ईयर्स ये जो स्पेसिफाइड असेट है वो डिस्पोज ऑफ कर दी, राइट। तो मतलब लॉक इन पीरियड का आपने वायलेशन किया, तो जिस ईयर में आपने वायलेशन किया उस ईयर में वो 20 लाख रुपीस का कैप गेन जो LTCG पहले आपको टैक्स नहीं किया गया था, अब वो प्रीवियस से 22-23 के लिए वायलेशन वाली ईयर के लिए 20 लाख आपका एज LTCG टैक्सेबल बन जाएगा। और आप देख रहे हो यहां सस्सी ने अगर मार्च 22 में जो शेयर्स है वो खरीदे और जून 22 में बेच भी दिए तो फिर तो इन्हें एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो रहा है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए इन्हें 5,50,000 का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी यहां हो रहा है कि 35,50,000 पर बिके, 30 लाख के खरीदे थे, ठीक है। तो फिर मतलब क्या प्रीवियस ईयर 22-23 में ये जो अमाउंट ऑफ इनकम है वो रामेश्वरम के लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनेंगे। तो बस यही टैक्स इंप्लीकेशन है इन दो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायर किया गया था और अपनी तरफ से एग्जामिनर ने कह दिया था कि आप फर्स्ट प्रोविजो के चक्कर में मत पड़ो, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो इसमें कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो प्रीवियस ईयर 21-22 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट 22-23 है उसमें तो आपको कोई कैप गेन टैक्स के लिए चार्जेबल ये नहीं होने वाला, लेकिन जो प्रीवियस ईयर 22-23 में इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट 23-24 में जो आपने वायलेशन कर दिया लॉक इन पीरियड का, तो जो पहले आपको एग्जाम्प्ट हो गया था अब वो इसी प्रीवियस ईयर 22-23 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट 23-24 के लिए आपकी LTCG की इनकम बनकर आपको टैक्स कर दिया जाएगा। और आपने मार्च में ये शेयर्स, आपने मार्च में जो ABC लिमिटेड के शेयर्स है वो खरीदे थे
और जून में बेच दिए, तो फिर आपको एक नया जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो उन जो स्पेसिफाइड असेट के डिस्पोजल पर, मतलब उन शेयर्स के डिस्पोजल पर, एबीसी लिमिटेड के शेयर्स के डिस्पोजल पर जो आपको हो रहा है वो तो पक्का फिर आपका एज एसटीसीजी टैक्सेबल यहां बनेगा ही। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि चैप्टर 12A पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं हमने वो नॉर्मल स्पेशल सारे यहां पर ये देखिए डिस्कस कर लिए हैं। ओके, चैप्टर 12A पर जो डिस्कशन है वो मेरी तरफ से फ्रेंड्स यहां अब मैं कह सकता हूं कि हां कंप्लीट है। और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 12A में बेसिकली लॉ मेकर्स ने नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हमें दिए थे, हमने इसके लिए चैप्टर 12 का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा ब्रेक किया था। अब चैप्टर 12 बुरा ना मान जाए इसलिए वापस से हम उसको पढ़ लेंगे। और एक और एग्जामिनर का जो फेवरेट सेक्शन है वो मुझे आपके साथ में आगे डिस्कस करना है, जिस पर भी वो बार बार क्वेश्चन हमें देते आए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है फ्रेंड्स, सुनिए। क्या होता है, कोई फॉरेन प्लेयर है, अब वो इंडिया में आए, तो वो इंडिया में किसी मैच में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें मैच फीस, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के फॉर्म में जो इनकम है वो हो जाती है। वो कभी किसी एडवर्टीजमेंट में अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं। आप देखते हैं ना टेलीविजन पर कई एडवर्टीजमेंट्स में आपको जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आ जाते हैं, तो उससे उन्हें एड एजेंसी से कुछ इनकम हो जाती है। या कभी हमें देखने को मिलता है कि किसी न्यूज़पेपर, जनरल मैगजीन में कोई फॉरेन प्लेयर कोई आर्टिकल कंट्रीब्यूट कर देता है और उसके बदले में वो उस न्यूज़ एजेंसी से जिन्होंने इसके लिए उनको रिक्वेस्ट किया था उनसे कुछ कंसीडरेशन मिल जाता है, इनकम हो जाती है। तो लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं, उस फॉरेन प्लेयर के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। लॉ मेकर्स ने उनको कहा ये जो भी इनकम आपको हुई 20% टैक्स दो और जाओ, चाहे वो इन करोड़ सी क्यों ना हो। सेक्शन 115BA में माय डियर फ्रेंड्स लॉ मेकर्स ने ये जो सिंपल से मैसेजेस हैं वो हमें पास ऑन किए हैं। तो एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं केवल अभी आपको डेवलप कराना चाहता हूं इस सेक्शन 115BA के लिए, जैसे मुझे 3 पार्ट्स में स्प्लिट अप करके आपके साथ में डिस्कस करना है। तो मैंने केवल फर्स्ट पार्ट के लिए अभी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कराई। तो सुनिए, यहां ऐसे इंडिविजुअल जो नॉन रेजिडेंट, नॉन इंडियन सिटीजन स्पोर्ट्समैन हो, माय डियर फ्रेंड्स यहां एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 115BA में स्पोर्ट्समैन मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कवर्ड है। अब यहां स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब क्या, एक्चुअल प्लेयर। यहां एक्चुअल प्लेयर मतलब कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन है, जैसे अंपायर होते हैं, मैच रेफरी होते हैं, पिच क्यूरेटर होते हैं, है ना, जो टीम फिजिशियन होते हैं, मैच रेफरी होते हैं। तो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा वो यहां नहीं आएंगे, वो यहां नहीं आएंगे। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट अंपायर ने अगर किसी मैच में पार्टिसिपेट किया और उस मैच में पार्टिसिपेशन से, अंपायरिंग से उन्हें जो इनकम हुई वो चाहे 115BA का कंसेशनल टैक्सेशन उन्हें मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। राइट, अभी मैं वो केस आपको इंडिकॉम का दिखाऊंगा जहां कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस तरह की बात कही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये कंसीडरेशन में ले लेना है कि यहां पर जो स्पोर्ट्समैन है, जो एक्चुअल प्लेयर हैं, वो वास्तव में आएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन जैसे अंपायर, कोचेज, ट्रेनर, मैच रेफरी, टीम फिजिशियन वगैरह यहां नहीं आएंगे। ओके, चलो जो फॉरेन प्लेयर हैं, सिंपली स्पीकिंग जो फॉरेन प्लेयर हैं वो यहां पर आ गए। अब उनकी कौन सी इनकम्स हैं जो कंसेशनल टैक्सेशन के लिए यहां पर सिलेक्ट की गई हैं, तो सुनिए। एक तो उन्होंने इंडिया में सपोज किसी गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया और उससे उन्हें कोई इनकम हो गई। हाँ, 115BB वाला गेम नहीं, अभी आप देखेंगे 115BB में तो पता है क्या है, वहां तो कार्ड गेम वगैरह कवर्ड है, कैजुअल इनकम वाले केस कवर्ड है। ठीक है, तो वो फॉरेन प्लेयर इंडिया में आए और इंडिया में आके कैसीनो में घुस गए
और वहां पर उन्होंने गैम्बलिंग से इनकम कमाई, या इंडिया में आए पत्तों पर बैठ गए, है ना, और उन्होंने कार्ड गेम से इनकम कमाई, तो उसके लिए तो हार्श टैक्सेशन 115BB में 30% का कैजुअल इनकम वाला आपको फेस करना पड़ेगा, वहां ये कंसेशनल सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, राइट। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे सशस्त्र फॉरेन प्लेयर को अगर इंडिया में किसी एडवर्टीजमेंट में परफॉर्मेंस देने से कोई इनकम हो जाए, या फिर ये इंडिया में न्यूज़पेपर, जनरल, मैगजीन में कोई आर्टिकल कंट्रीब्यूट करें और उससे कोई इनकम कमाएं, तो बस ये एग्जॉस्टिव सेंस में लिस्ट है जिन पर वो 20% टैक्स दें और जाएं। ग्रॉस बेसिस पर टैक्स लिया जाएगा, एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी डिडक्ट मतलब आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर हमारे एसएससी फॉरेन प्लेयर की सपोज टोटल इनकम में केवल और केवल यही इनकम जो इस सेक्शन में रेफर्ड है वो है, और टीडीएस भी अगर प्रॉपरली डिडक्ट हो चुका है ना, तो फिर इनके लिए रिटर्न फाइल करना भी रिक्वायर्ड नहीं बनेगा। अच्छा, टीडीएस से याद आया फ्रेंड्स कि जो 115BB वाली इनकम है ना, उनके लिए लॉ मेकर्स ने पेयर पर ऑब्लिगेशन सेक्शन 194E में अटैच किया हुआ है कि आप उन इनकम को पेई के अकाउंट में क्रेडिट करो या उसका एक्चुअल पेमेंट करो, जो भी इवेंट पहले हो 20% टैक्स डिडक्ट करोगे, बात खत्म। लॉ मेकर्स ने 194E में इस तरह का जो मैसेज है वो हमें लॉ में एक्चुअली पास ऑन कर रखा है। तो जब आप आगे रिवाइज करें तो आपके ये दोनों सेक्शन रिवाइज हो जाएं, इसके लिए मैंने वो इफेक्ट यहां पर बस आपको शो किया हुआ है। ठीक है, तो 115BB है जिसको 3 पार्ट्स में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। सेकेंड पार्ट में मूव कर रहे हैं अब हम, जहां नॉन रेजिडेंट्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मतलब जो फॉरेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फॉरेन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, वो यहां कवर्ड है, और उनकी केवल एक इनकम बाय वे ऑफ गारंटी मनी 20% की फ्लैट रेट से यहां टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई गई है। ठीक है सर, ये क्या होता है? गारंटी मनी, नाम से आइडिया लगना चाहिए, जिसके पेमेंट के लिए आपने उस फॉरेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को गारंटेड कर दिया हो। हाँ, नाम से आइडिया लग रहा होगा ना। चलो केस किस तरह का बनेगा बनाता हूं आपके लिए। आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम पर जो कंट्रोल है वो किसका है? बीसीसीआई का, राइट ना फ्रेंड्स? ये तो आपको पता ही है। हाँ, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उस पर हाँ जो कंट्रोल है वो बीसीसीआई का है। उसी तरह से फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, अब उन पर जो कंट्रोल है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का है, दैट इज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई नाम है, वैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का नाम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब सुनिए, सपोज बीसीसीआई इंडिया में एक टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, बीसीसीआई इंडिया में एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, कुछ वनडे, कुछ टेस्ट, T20 का वो एक टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, और उसमें वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए बीसीसीआई को क्या करना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कंट्रोलिंग बोर्ड को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। वो उनको ये कहेंगे कि देखो हम चाहते हैं कि इंडिया में ये क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उसमें आप अपनी टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें। ठीक है, बीसीसीआई इन्हें इनवाइट करेंगे कि आप अपनी टीम को इंडिया में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें। अब बीसीसीआई को पता है फ्रेंड्स क्या, कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम के हर एक मेंबर को इंडिया में मैच खेलने के लिए पर मैच फीस देनी पड़ेगी। उनके जो भी टीम मेंबर हैं उनकी ट्रैवलिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग पर भी उनके बोर्ड को खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो बीसीसीआई को पता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए अपनी टीम की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो बीसीसीआई इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कमिट करेंगे कि आपकी टीम यहां आकर हारे या जीते, हम ये अमाउंट है जो आपको पे करने के लिए कमिट कर रहे हैं। तो वो जो मिनिमम कमिटेड अमाउंट होता है जिसके पेमेंट के लिए आप गारंटेड करते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, वही तो गारंटी मनी कहलाएगा। अब आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, राइट। उन्हें यहां इंडिया में इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मतलब बीसीसीआई से उन्हें एक इनकम
बाय वे ऑफ गारंटी मनी होने जा रही है। ठीक है, तो बस अब इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ये जो गारंटी मनी की इनकम है इस पर 20% टैक्स देना है और जाना है। तो इनकम बाय वे ऑफ गारंटी मनी, वैसे तो नाम से आइडिया लगना चाहिए था, लेकिन मैंने एक छोटा सा केस आपके लिए यहां बनाया। तो फ्रेंड्स, जो मिनिमम कमिटेड अमाउंट है जिसके पेमेंट के लिए बीसीसीआई ने इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को गारंटेड कर दिया कि आपकी टीम इंडिया में आकर हारे या जीते, उनको आपको हम ये अमाउंट कमिट कर रहे हैं जो एट मिनिमम पे किया जाएगा। तो अब एक नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में एक बीसीसीआई से गारंटी मनी की इनकम हो रही है, तो वो इंडिया में चार्जेबल तो है ही, इंडिया में एक्रूराइज हो रही है, टैक्स भी लगना ही है, तो 20% टैक्स दो और जाओ, बात खत्म। ये इस फॉरेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को लॉ मेकर्स का मैसेज है, राइट। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स सुनिए, जो फॉरेन एंटरटेनर होते हैं, जो फॉरेन एंटरटेनर होते हैं, अब वो इंडिया में आकर कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस दे दें, कोई कॉमिक मतलब कॉमेडी परफॉर्मेंस दे दें, या कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस दे दें, तो जैसे लॉ मेकर्स ने फॉरेन प्लेयर के लिए टैक्सेशन सिंप्लीफाई किया 115BA से, वैसे ही फाइनेंस एक्ट 2012 से प्रणब मुखर्जी जी ने फॉरेन एंटरटेनर के लिए भी ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल बना दिया। यस, तो थर्ड पार्ट में नॉन रेजिडेंट्स, नॉन इंडियन सिटीजन एंटरटेनर कवर्ड हैं। उनको इंडिया में अगर अपनी कोई भी एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस, कोई यहां लिमिट नहीं है, उससे अगर इनकम ड्राइव होती है तो 20% टैक्स देना है और जाना है। अब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी कि भैया ग्रॉस बेसिस पर टैक्स लगेगा, है ना, प्रोसीड्यूरल रिलीफ आप ले सकते हो, और टीडीएस पेयर के द्वारा 20% से काटा जाएगा, ये सारी बातें तो कॉमन है, मतलब तीनों ही पार्ट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, बात खत्म हो गया। 115BA एज वेल एज 194E भी आपका कंप्लीट। देखिए एग्जाम में किस तरह से नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, उससे पहले 115BA का प्रोविजनल एस्पेक्ट जो आपको पेज नंबर 195 पर माय डियर फ्रेंड्स गिवन है, यस, वहां अब आपको कुछ भी टेक्निकल देखने को नहीं मिलने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एसएससी अगर स्पोर्ट्समैन हैं जो इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए लेकिन नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, हाँ, उनको अगर इंडिया में किसी मैच या स्पोर्ट में, किसी गेम या स्पोर्ट में, वो 115BB वाले जो गेम है, कार्ड गेम वगैरह, उनको छोड़ के, मतलब कोई नॉर्मल गेम, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, समथिंग लाइक दैट, तो अगर इंडिया में किसी एक नॉर्मल गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से इनकम हुई, एडवर्टीजमेंट से इनकम हुई, या न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन में आर्टिकल देने से आपको कोई इनकम इन इंडिया हुई, या अगर आप नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन है, आपको इंडिया में खेले जाने वाली किसी गेम से रिलेटेड अगर कोई अमाउंट गारंटेड पे करने के लिए अगर गारंटेड किया गया, मतलब गारंटी मनी की कोई इनकम अगर आपको हुई, या अगर आप ऐसे एंटरटेनर हैं जो इंडिया में सिटीजन भी नहीं है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, और अगर आपको इंडिया में कोई परफॉर्मेंस से अपनी इनकम हुई, तो बस ऐसे एसएससी की टोटल इनकम में ऐसी इनकम अगर होगी तो टैक्स पेबल किसका एग्रीगेट होगा, जो भी स्पेशल इनकम उन पर 20% टैक्स लगेगा, चाहे 1000 रुपीज की क्यों ना हो, 20% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप अपनी टोटल इनकम में से ये स्पेशल इनकम घटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, बैलेंस ही अगर आपकी टोटल इनकम होती तो क्या टैक्स पेबल बनता, वो आप अलग से चेक कर लीजिए। तो स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से, अदर इनकम पर अदरवाइज टैक्स, इनका सम एग्रीगेट करोगे तो टोटल इनकम का टोटल टैक्स आपके हाथ में होगा। एंड यहां फ्रेंड्स इन इनकम्स से आपको हम एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी अलाउ नहीं करने वाले। और अगर हमारे एसएससी की टोटल इनकम में केवल और केवल इसी सेक्शन की इनकम है एंड जो डिडक्टेबल टैक्स है वो एट सोर्स डिडक्ट भी हो चुका है, तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये डिडक्टेबल टैक्स एट सोर्स डिडक्शन वाली बात जो है ना, तो उसके लिए टीडीएस चैप्टर में स्पेशली जो सेक्शन 194E है ना, वो 115BA की इनकम के लिए लॉ मेकर्स ने लॉ में मेंटेन किया है। यस, कि 115BA में रेफर कोई इनकम किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को, या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को, कोई भी पर्सन जो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उस रिस्पॉन्सिबल पेयर की ड्यूटी है कि वो पहले उस इनकम पर 20% से टैक्स डिडक्ट करेंगे। और कब? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सिंपल, नथिंग स्पेशल, ठीक है। अब मुद्दा यही है
जो कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने गया कि क्या यहां पर जो नॉन रेजिडेंट अंपायर, मैच रेफरी वगैरह है वो आएंगे क्या। तो जुडिशरीज ने एक ही बात कही कि चाहे 115 ए हो या 194 ई हो, दोनों ही जगह पर केवल नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, मतलब जो एक्चुअल प्लेयर हैं वो कवर किए गए हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन यहां पर नहीं आएंगे। तो उनका मतलब जैसे कोई फॉरेन अंपायर इंडिया में किसी मैच में अंपायरिंग के लिए आए तो उन्हें जो अंपायरिंग से फीस मिलेगी वो उनकी नॉर्मल रेट, स्लैब रेट से टैक्सेबल बनेगी। उनका टीडीएस भी अगर होना है तो 195 लगेगा नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो नॉर्मल प्रोविजंस टीडीएस के देता है। ओके, इंडकॉम के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने, माय डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा मैसेज ही तो था जो हमें पास ऑन किया। यस, तो फ्रेंड्स उन्होंने बस क्लियरली कहा कि 194 के लिए जरूरी है कि एसएससी नॉन रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। अंपायर एंड मैच रेफरी आप प्रोफेशनल कह सकते हैं, यस ये प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, लेकिन आप इनको स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बोल सकते। इसीलिए 115 या 194 यहां पर अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो सिंस ये इनकम उस फॉरेन अंपायर को इंडिया में किसी मैच में अंपायरिंग से अगर हुई तो इंडिया में एक्रूराइज तो हो ही रही है, इसलिए उस पर टैक्स भी लगेगा और टीडीएस भी कटेगा। लेकिन 195 जो टीडीएस के नॉर्मल प्रोविजंस देता है ना, उससे जो टीडीएस है वो कटेगा, मतलब स्पेशल सेक्शन 194 वाला नहीं लगेगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। राइट फ्रेंड्स, एंड बिल्कुल लास्टली जो 115 पर एग्जामिनर के द्वारा बार बार जो क्वेश्चन हमें दिया जाता रहा है, मैं वो आपके सामने बस चलते चलते यहां पर और डिस्कस कर लेता हूं। राइट, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यस, तो 115 पर भी बार बार क्वेश्चन आपको देखिए दिया जाता रहा है और किस तरह से एग्जामिनर आपको रिक्वायर करते हैं। देखिए, रिक्की अ फॉरेन नेशनल, मतलब नॉट अ सिटीजन इन इंडिया, ओके, and a cricketer came to India as a member of South African cricket team in the year ended 31st March 2023. He received 4 lakhs for participation in matches in India. He also received rupees 1.5 lakhs for an advertisement of a product on radio. He wrote an article for a local newspaper and received 20,000 for it. During his stay in India, he also won a prize of rupees 25,000 from horse racing in Kolkata. He has no other income in India during the year. You are required to do the following: compute his tax liability in India for AY 23-24. अरे क्या बोलेंगे हम रिक्की को कि सुनो, जो आपको ये 4 लाख रुपीस की इंडिया में मैच में पार्टिसिपेशन से जो इनकम हुई, हाँ, और जो आपको इंडिया में एडवर्टीजमेंट से जो इनकम 150 की हुई, और जो आपको 20,000 की इंडिया में न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने से जो इनकम हुई, कितना हो गया ये 4 + 1 550 570, ये जो 5,70,000 की इनकम है, इस पर तो सेक्शन 115 लगेगा, पक्की बात है ना। और 115 लगने का मतलब क्या है कि इन पर तो आपको 20% टैक्स, 4% सेस, बात खत्म। तो टैक्स इंक्लूडिंग सेस अगर मैं बोलूं तो 20.8%, 20% टैक्स, 4% सेस, राइट। तो ये यहां पर इनकी लाइबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं रिजल्ट आएगा। अच्छा, और इन्हें जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हुआ है, ये कैजुअल इनकम है 25,000 की। मैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में एक सेक्शन 115 डिस्कस कर रहा होगा, जहां कैजुअल इनकम के लिए फ्रेंड्स 30% के जो टैक्सेशन प्रोविजंस हैं वो हमें गिवन है। 30% टैक्स, 4% सेस, तो हम कह सकते हैं कि 31.2% से इफेक्टिवली इस कैजुअल इनकम पर इनका टैक्स लगेगा। बस इनका सम टोटल करोगे तो आपको रिक्की की टैक्स लायबिलिटी पता लग जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, 115 वाली इनकम और 115 वाली मतलब कैजुअल इनकम, टोटल इनकम में 115 वाली इनकम पर टैक्स और 115 वाली इनकम पर टैक्स, मतलब कैजुअल इनकम पर 30% टैक्स, 4% सेस, ये हम कहेंगे रिक्की को कि आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई। लेकिन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने और क्या डाल दी, कमेंट वेदर दीज इनकम्स आर सब्जेक्ट टू टीडीएस। ऑफ कोर्स यस,
जो 115 डबल बी ए वाली इनकम है उन पर हम कहेंगे 194 ई में जो टीडीएस है वो किया जाए, ऐसा स्पेशली गिवन है। किस रेट से? वही 20.8% से। नॉन रेजिडेंट का तो टीडीएस के टाइम पर सरचार्ज और सेस भी कटता है ना। अब इनकम 50 लाख ज्यादा नहीं है इसलिए इंडिविजुअल का सरचार्ज तो नहीं कटेगा, लेकिन टीडीएस तो सेस तो टीडीएस के टाइम पर कटेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स जो 115 डबल बी वाली इनकम कैजुअल इनकम है, ये विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस की याद कीजिए आपने टीडीएस चैप्टर में माय डियर फ्रेंड्स एक सेक्शन 194 डबल बी देख रखा है जहां विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस का स्पेशली केस कवर किया गया है। तो वहां 31.2% से जो टीडीएस है वो इस 25,000 की विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पर होना बनता है, और वही चीज आपको यहां पर देखिए ये गिवन है। तो रिकी के लिए जो 115 डबल बी वाली इनकम है उस पर 20% टैक्स, 4% सेस, और 115 डबल बी वाली जो इनकम है उस पर 30%, 194 डबल बी में टैक्स और 4% सेस यहां पर किया जाना बनता है। अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की देखना जरा। कमेंट वेदर ही इज लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया फॉर 23-24। यस सर, ऐसा क्यों? उनकी तो टोटल इनकम पर जो टीडीएस है वो हो गया होगा। अरे 115 डबल बी ए में प्रोस्टल रिलीफ की बात की गई है, लेकिन उसकी डिमांड है कि 115 डबल बी ए की इनकम को छोड़कर कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। इनकी टोटल इनकम में एक विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है ना, तो भले टीडीएस उस पर हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोस्टल रिलीफ नहीं मिल पाएगी। प्रोस्टल रिलीफ के लिए इन इनकम्स के अलावा कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए थी, इनकी है, इसलिए प्रोस्टल रिलीफ यहां पर नहीं मिल सकेगी। ओके, वो रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट से एग्जामिशन अवेल नहीं कर सकेंगे, उन्हें रिटर्न फाइल करना रिक्वायर बनेगा। और सिचुएशन चेंज कर दी एग्जामिनर ने, देखो क्या कह दिया। What would have been his tax liability had he been a match referee instead of cricketer? तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सुनो, फिर तो कैजुअल इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स, 4% सेस, और बाकी जो इनकम आपकी ये मैच में पार्टिसिपेट करने से हो रही हैं या अदरवाइज जो आपको हो रही हैं, आप मैच रेफरी का रोल प्ले कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, मतलब स्पोर्ट्समैन में नहीं आओगे, अब उस केस में इस पर स्लैब रेट से फिर जो टैक्स है वो लगेगा, बात खत्म। 195 में टीडीएस होता, राइट, लेकिन आप हमसे केवल टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम तो टीडीएस का मैटर ही नहीं उठाएंगे, राइट। हम तो यहां पर यही कहेंगे कि ये जो मैच रेफरी हैं ये स्पोर्ट्समैन में नहीं आएंगे। यस, इसीलिए जो कैजुअल इनकम है उस पर तो कैजुअल इनकम वाला रेट लगाएंगे, लेकिन बाकी जो इनकम इनकी है 570 की, उन पर तो स्लैब रेट्स से जो टैक्स है वो देखिए इस तरह से निकाल कर हम आउटर कॉलम में रखेंगे। टैक्स पर 4% सेस लगाएंगे, वो रिक्की की अगर वो मैच रेफरी हुए तो टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। और फ्रेंड्स इसी सेक्शन पर बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपको ये दिया गया है, इसे मैं आपके होमवर्क में दे सकता हूं। हाँ, क्योंकि यहां पर टेनिस प्रोफेशनल हैं, नॉन इंडियन सिटीजन, ये इंडिया में टेनिस टूर्नामेंट में आए, ये उन्हें प्राइज मनी मिला है मैच में पार्टिसिपेट करने से, लाइक मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह कुछ मिला होगा। उन्हें 10,000 रुपीज न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने से 50,000 उन्हें एक एडवर्टीजमेंट से मिला। तीनों को ऐड करो, 20% टैक्स, 4% सेस। इन्होंने खर्चे किए, डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। यस फ्रेंड्स, तो आपने बस ये तीनों इनकम ऐड करके 20% टैक्स, 4% सेस ये करना था, ठीक है, कुछ और इसमें है ही नहीं, राइट। इन्हें क्या रिक्वायरमेंट रिटर्न फाइलिंग की होगी? अगर इनका टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट हो गया है, टोटल इनकम में ये इनकम है, तो इनके लिए रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। तो एक रेलिवेंट सेक्शन 115 डबल बी ए बी अब हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर एग्जामिनर ने आपको ये कह दिया कि वो सारे केसेस बताओ जिनमें एसएससी की इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा हो, तभी भी रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे वो पूछते हैं ना कि वो सारे केसेस बताओ जिनमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता, कैपिटल गेन में डिस्कस किया था, 2 बार क्वेश्चन आया था इस तरह का, है ना। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आपसे एग्जामिनर ने कहा कि वो सारे केसेस बताओ जिनमें प्रोस्टल रिलीफ मतलब रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं अराइज होती, चाहे इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा हो, तो याद उठाइए लास्ट क्लास में सबसे पहले 115 ए में सबसेक्शन 1 में चाहे क्लॉज ए वाली इनकम हो या क्लॉज बी वाली इनकम हो, प्रोसीजरल रिलीफ थी। बस टीडीएस का जो रेट है वो सेक्शन में स्पेसिफाइड रेट से कम नहीं होना चाहिए।
फिर हमने लास्ट क्लास में ही ब्रेक के बाद में 115 एसी में डिस्कशन किया था, वहां प्रोस्टल रिलीफ थी कि बस केवल और केवल रेगुलर इनकम होनी चाहिए, 115 एसी वाली है ना, और टीडीएस कट चुका हो। फिर हमने आज अभी जो चैप्टर 12A डिस्कस किया उसमें 115G आपको देखने को मिला, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी प्रोस्टल रिलीफ है। और लास्ट ये 115BBA है जो अभी आपने देखा। ये वो केसेस हैं जिनमें माय डियर फ्रेंड्स रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो रिलैक्स कर दी गई है कि अगर आपकी टोटल इनकम में यही इनकम है और टीडीएस प्रॉपरली डिडक्ट हो चुका है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रोस्टल रिलीफ के जो केसेस हैं फ्रेंड्स, मैंने वो बस कलेक्टिवली आपके सामने यहां पर शो कर दिए हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर कई बार मल्टीपल प्रोविजंस की नॉलेज आपसे टेस्ट कर जाएं तो उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वो सारे केसेस कलेक्टिवली यहां पर देखने को मिल गए हैं। तो चलिए अब मैं जो बाकी चीजें हैं वो आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 195 ऑनवर्ड जो थिंग्स हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक्स अ लॉट टू यू।